हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे जहाँ भी होगी। चलिए सभी लोग आ जाइए, फिर हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारे यहाँ पर पॉलिटी चल रहा है और कौन-कौन आ गया है एक बार बताएं कि वॉइस क्लियर आ रही है। अगर वॉइस क्लियर आ रही हो तो हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। ओके, जब तक सभी लोग क्लास को ज्वाइन करेंगे तब तक मैं आपका थोड़ा-सा क्विक रिवीजन करा देता हूँ। वैसे तो कल हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी, जिसमें हमने अध्यक्ष की जो लोकसभा अध्यक्ष मैं आपको संसद पढ़ा रहा हूँ, तो लोकसभा और राज्यसभा पीठासीन अधिकारी हैं, उनकी हम लोग तुलना कर रहे थे। तो मैंने आपको बताया था जो अध्यक्ष होते हैं, जो उनकी शक्तियाँ होती हैं, उसी तरह से सभापति के पास में भी, क्योंकि वो राज्यसभा के पीठासीन अधिकारी होते हैं, उनके पास में भी सिमिलर शक्तियाँ होती हैं। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे। कौन-कौन आ गया? जितेंद्र कुमार आ गए हैं। गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। गुलफिसान जी हैं। वॉइस क्लियर है, बहुत धन्यवाद। राकेश जी हैं, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। रविंदर जी हैं, सभी लोगों के लिए गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। ओके, तो हम लोग रिवीजन कर लेते हैं जब तब तक सभी लोग क्लास ज्वाइन करेंगे। देखिए हम लोगों ने बात की थी कि लोकसभा अध्यक्ष की जिस तरह से शक्तियां हैं, वही सारी शक्तियां किसकी हैं? सभापति की भी हैं। लेकिन उनमें दो प्रकार से लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियां हैं, दो प्रकार से विशेष हैं। किसकी तुलना में? सभापति की तुलना में। कैसे? क्योंकि देखिए सभापति है, वो विधेयक जो होता है, धन विधेयक होता है, वो धन विधेयक है या फिर नहीं है, उस पर डिसीजन वही लेता है। सभापति ऐसा नहीं कर सकता है, अध्यक्ष ही ऐसा कर सकता है। मैं डिटेल में आपको समझाया था ओके इस चीज को। तो ये चीज हम लोग देखे थे। और साथ में एक शक्ति और है कि ज्वाइंट मीटिंग की बात करें, संयुक्त बैठक, जब आम सहमति नहीं बन पाती है, जो राज्यसभा लोकसभा है वहां पर अगर प्रस्ताव पारित नहीं हो पाता है कुछ विधेयकों के संबंध में, जैसे साधारण विधेयक होते हैं उनके संबंध में ऐसा होता है। संविधान संशोधन हम आगे देखेंगे कौन कौन से ऐसे मतलब जो कौन कौन से ऐसे चीजें होती हैं जिसमें ज्वाइंट मीटिंग नहीं हो सकती है, हम लोग देखेंगे इस चीज को। संयुक्त बैठक है, कुछ चीजों में बुलाई जाती है। समानता जो साधारण बहुमत वाली जो चीजें होती हैं उनमें बुलाई जाती है संयुक्त बैठक। तो संयुक्त बैठक की जो अध्यक्षता है वो कौन करता है? संयुक्त बैठक की अध्यक्षता है वो सभापति नहीं करता है, बल्कि कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। और लोकसभा अध्यक्ष नहीं होगा तो उपाध्यक्ष करेगा, उपाध्यक्ष नहीं होगा फिर उपसभापति करेगा, और फिर अन्य सदस्य यानी कि जो भी संयुक्त बैठक है इसमें से किसी व्यक्ति को उठा करके बना दिया जाता है। ठीक है। लेकिन यहाँ पर सभापति जो हैं वो सभापति हैं वो यहाँ पर अध्यक्षता नहीं करते हैं। ये चीज हम लोग बात किए थे। और फिर अगर हम लोग बात करें इधर सभापति और अध्यक्ष हैं, तो अगर इनको हटाने की प्रक्रिया जब सदन में कार्रवाई चल रही होती है, सदन के अंदर इनको हटाने की प्रक्रिया चल रही होती है, तो उस समय सदन जो सभापति होते हैं, आप लोग जानते हैं कि ये सदन के सदस्य नहीं होते हैं, और अध्यक्ष है ये सदन का सदस्य होता है। ये चीज मैं पहले ही बता चुका हूँ, तो इसमें कॉन्सेप्ट के आधार पे मैं आपको पढ़ाया था कि जो सभापति अगर इनको हटाने की प्रक्रिया चलती है तो ये अध्यक्षता नहीं कर सकते हैं। अध्यक्षता कौन करेगा भाई? दूसरा व्यक्ति करेगा, यानी कि सभापति अध्यक्षता नहीं करेगा तो उपसभापति अध्यक्षता करेगा। इसी तरह से अध्यक्ष है, इसकी इसकी जगह पे कौन होगा? उपाध्यक्ष अध्यक्षता करेगा। और सभापति है, ये उपस्थित रह सकते हैं, साथ में बोल सकते हैं, कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, लेकिन मतदान का अधिकार नहीं होता है। लेकिन अध्यक्ष है, जब इसको हटाने की प्रक्रिया सदन में चल रही होती है तो एक समान सदस्य की तरह ये कार्य करता है। लेकिन और इसको मतदान का अधिकार होता है, यानी कि ये वोट भी डाल सकता है, यानी कि वो सदन में उपस्थित रह सकता है, बोल सकता है, कार्यवाही में भाग ले सकता है, मतदान भी कर सकता है। और यहाँ पर वो फर्स्ट वोट डालता है, प्राथमिक वोट डालता है। जो हम लोग देखे थे कास्टिंग वोट, या फिर जिसको सेकेंडरी वोट बोलते हैं, निर्णायक मत बोलते हैं, वो नहीं डालता है, क्योंकि उस समय ये पीठासीन अधिकारी नहीं होता है। ओके, आखिर अध्यक्ष क्यों वोट डालता है? क्योंकि ये सदन का सदस्य होता है। सभापति सदन के सदस्य नहीं होते हैं, इस वजह से इन्हें वोट डालने का अधिकार नहीं दिया जाता है जब इन्हें हटाने की प्रक्रिया होती है। समझ गए होंगे आप लोग। तो ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पर इस तरह से देखे थे। एक चीज ध्यान रखना है कि जो उपाध्यक्ष या फिर उपसभापति होते हैं ये अधीनस्थ नहीं होते हैं, ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है। जब सदन जब सदन की अध्यक्षता करते हैं, मतलब पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्य करते हैं, तो इनकी शक्तियां भी समान हो जाती हैं पीठासीन अधिकारी की तरह ही। जब ये एक पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्य नहीं कर रहे होते हैं, तब एक समान सदस्य की तरह होते हैं, जैसे और सांसद हैं वैसे ही ये भी होते हैं, और इनकी जो शक्तियां और सारी चीजें होती हैं वो उसी तरह से होती हैं। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान रखना है। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर प्रोटेम स्पीकर की, बात मैं बताया था, प्रोटेम स्पीकर जो प्रोटेम स्पीकर होता है इसे राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, शपथ दिलाई जाती है। सामान्यतः जो व्यवहार में जो है जो लोकसभा में वरिष्ठ व्यक्ति होता है उसी को क्या बना दिया जाता है? प्रोटेम स्पीकर बना दिया जाता है। हम लोग यहाँ पर सविस्तार में बात किए थे। प्रोटेम स्पीकर का कार्य क्या होता है कि जो भी नई लोकसभा का गठन हुआ है तो उसकी जो पहली बैठक
में पीठासीन अधिकारी है, पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्य करता है और सदन सदन के सदस्य जो होते हैं उनको शपथ दिलाता है, नए अध्यक्ष का चुनाव है वो कराता है। ये सारे इसके कार्य होते हैं। जब नया नया अध्यक्ष आ जाता है तो स्वतः ही अपने पद को छोड़ देता है। ओके, स्वतः ही ये पद से मुक्त हो जाता है। ये चीज देखने को मिलेगी। तो ये सारी चीजें हम लोग सविस्तार में बात किए थे और यहाँ पर मैं और भी बहुत सारी चीजें आप लोगों को बताया था। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं सदन की कार्यवाही के बारे में देख लेते हैं। काफी इंपॉर्टेंट चीजें, चलिए आप लोग हेडिंग डालिएगा सर। यहाँ पर ज्योति जी बोल रहे हैं सर प्रोटेम स्पीकर फिर से बता दीजिए। अरे प्रोटेम स्पीकर में ऐसा कौन सा रॉकेट साइंस है? प्रोटेम स्पीकर में ऐसा कौन सा रॉकेट साइंस है? प्रोटेम स्पीकर क्यों बनाया जाता है? प्रोटेम स्पीकर देखिए इसलिए बनाया जाता है, जैसे लोकसभा या फिर जो हमारी विधानसभा होती है, आप लोग जानते हैं अस्थायी सदन है, ये समय समय पर क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, मतलब इनका विघटन हो जाता है या फिर ये भंग हो जाते हैं। आप लोगों को पता है कार्यकाल पूरा कर लेते हैं तो, या फिर अगर सरकार गिर जाती है और कोई भी पार्टी अगर सरकार बनाने में सक्षम नहीं होती है, यानी कि किसी भी दल को बहुमत नहीं मिल पाता है या गठबंधन के बाद भी बहुमत नहीं होता है, स्पष्ट बहुमत नहीं होता है, तो भी इसको भंग कर दिया जाता है, मतलब विघटन कर दिया। तो नया चुनाव होता है, तो नई नई लोकसभा या फिर विधानसभा का गठन होता है, राज्यों के स्तर पर विधानसभा होगी। तो यहाँ पर कोई तो ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो इसकी अध्यक्षता करे। तो उसी के लिए ये कार्य पूरा करने के लिए राष्ट्रपति के द्वारा क्या है, एक व्यक्ति को प्रोटेम स्पीकर बना दिया जाता है। क्या बना दिया जाता है? प्रोटेम स्पीकर बना दिया जाता है। जैसे आपके एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे आप क्लास में हैं, क्लास में आपने देखा होगा कि एक मॉनिटर होता है, लेकिन आपके मॉनिटर को कैसे चुना है? सब बच्चों ने वोट दे करके चुना। लेकिन अभी आप 8th क्लास से 9th क्लास में एग्जाम्पल के लिए गए, 8th क्लास से 9th क्लास में गए, जाते जाते आप वोट कर देंगे क्या? नहीं। कम से कम कोई तो व्यक्ति वहां पर ऐसा होना चाहिए, कोई तो व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जो ये कार्य कराए। तो क्या करेंगे, आपके टीचर हैं वो किसी व्यक्ति को उठा करके कहेंगे कहेंगे तुम टेम्परेरी मॉनिटर बन जाओ, जब और जो नया मॉनिटर होगा उसका चुनाव कराओ। तो आप क्या होंगे, आप टेम्परेरी मॉनिटर होंगे। ऐसे ही क्या है, टेम्परेरी स्पीकर है जिसका नाम सिर्फ प्रोटेम स्पीकर दे दिया गया है। समझ गए आप समझ गए होंगे। ओके, तो ये इसी को बोलते हैं प्रोटेम स्पीकर बोलते हैं। प्रोटेम स्पीकर क्या है, टेम्परेरी रूप से बनाया गया थोड़ी देर के लिए, बस जब इसका कार्य खत्म हो जाएगा तो ये अपने पद से स्वतः मुक्त हो जाता है। जब मेन अध्यक्ष आ जाएगा तब ये हट जाएगा भाई। कोई समस्या वाली बात है? कोई समस्या वाली बात नहीं होगी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब देखने का प्रयास करते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। ओके सर, स्पीकर कब लागू हुआ था? स्पीकर कब लागू हुआ था? कौन सा स्पीकर कब लागू होता है? अरे जब भी नया सदन का गठन किया जाएगा तब तब स्पीकर आएगा। जैसे अभी जून 2024 में लोकसभा का गठन हुआ, तब वहां पर एक नया प्रोटेम स्पीकर और साथ में फिर बाद में जो मेन स्पीकर हैं वो आए थे। तो ये चीज देखने को मिलेगा जब भी नई विधानसभा या फिर लोकसभा का गठन होगा, तब तब आप लोगों के लिए कुछ समय के लिए प्रोटेम स्पीकर देखने को मिलेगा, जो कि आपके एग्जाम में नाम नहीं पूछेगा कि कौन प्रोटेम स्पीकर था, बस आप लोगों से प्रोटेम स्पीकर कौन होता है ये पूछेगा आपसे, ठीक है। तो चलिए समझ में आया आप लोगों के लिए? आप लोग इतना सरल चीज है उसमें आप लोग इतना कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं? अब देखिए हम लोग देखते हैं यहाँ पर सदन की कार्यवाही। समझ में आया ज्योति जी? देखिए हम लोग बात करते हैं सदन की कार्य प्रणाली। सदन की कार्यप्रणाली की बात कर लेते हैं। अब सदन है, सदन के अंदर किस तरह से कार्यप्रणाली चल रही होती है, इसको अप्लाई करके समझने का प्रयास करिएगा, तभी आप लोग समझ पाएंगे। मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा, एकदम सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। जैसे देखिए आपको देखने को मिलेगा कि सदन है। अब जैसे आप लोग स्कूल जाते हैं, स्कूल जैसे आप लोग स्कूल पढ़ते होंगे, वही उसी से कॉन्सेप्ट क्लियर करा देंगे आपका। तो जैसे स्कूल जाते हैं तो उसमें भी आप लोगों ने देखा होगा कि स्कूल जाते हैं तो ऐसा थोड़ी ना स्कूल चले गए एक बार और फिर लौट के ही नहीं आए कभी घर पर, तो समस्या उत्पन्न हो जाएगी ना। उसी तरह से सदन में भी क्या होते हैं, जो सांसद होते हैं वो उसी तरह से जाते हैं आते हैं, लेकिन ये कैसे होता है, इसमें आपको देखने को मिलेगा। पहले तो इसमें होता है शस्त्र होता है। क्या होता है? शस्त्र होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेशन बोलते हैं। शस्त्र होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेशन बोलते हैं। ओके, क्या बोलते हैं इसको, सेशन बोलते हैं। अब देखिए सेशन क्या चीज है,
जैसे आप लोग भी जैसे मानते हैं एग्जाम्पल के लिए आप क्लास 8th में हैं, ओके, कौन सी क्लास में? 8th क्लास में हैं आप। 8th क्लास में जैसे आप हैं, तो आप पहले पढ़ते होंगे 8th क्लास में, याद करिए उन दिनों को। तो आपने देखा होगा कि 8th क्लास में जैसे आप आए, तो आप 1 साल तक क्या रहते हैं? इसके अंदर रहते हैं, मतलब 1 साल तक आप क्या रहते हैं? 8th क्लास में रहते हैं। तो 8th क्लास में ऐसे थोड़ी ना स्कूल चले गए, लौट के ही नहीं आए। तो आपने देखा होगा कि यहाँ पर उसको बाँटा जाता है, जैसे कि उसमें क्या होता है कि जो पहली परीक्षा होती है, ओके? इसमें क्वार्टरली, हाफ ईयरली और फाइनल एग्ज़ाम ऐसे होते हैं। तो 3 सेशन में डिवाइड किया जाता है, ओके? क्वार्टरली, हाफ ईयरली और फिर इस तरह से क्या होता है कि फाइनल एग्ज़ाम होते हैं। तो समझ लीजिए इसको हम क्या बोल देंगे, जो स्टार्टिंग के जो आपका एग्ज़ाम जब तक नहीं होगा, तो उसको आप क्या बोल देंगे? फर्स्ट सेशन बोल देंगे। क्या आप कहेंगे कौन-सा सेशन चल रहा है? फर्स्ट सेशन या फर्स्ट सत्र या फर्स्ट सेशन चल रहा है। आप फर्स्ट सेशन की तैयारी कर रहे होंगे जिसमें से कुछ सिलेबस पढ़ा जाता है, फिर परीक्षा देते हैं जाकर के। फिर उसके बाद में क्या होगा? सेकंड सेशन आप लोगों का स्टार्ट हो जाएगा, सेकंड सेशन आप लोगों का स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें आगे का सिलेबस पढ़ाया जाएगा। फिर आपके हाफ ईयरली जो होते हैं वो एग्ज़ाम होते हैं, उनका फिर रिजल्ट आता है जाकर के। फिर क्या होता है? फाइनल में जाकर के आपका थर्ड सेशन होता है जाकर के, थर्ड सत्र या फिर सेशन होता है, तब आपके फाइनल एग्जाम होते हैं जाकर के। यानी कि इस तरह से 3 सेशन होते हैं जाकर के आप लोगों के, ओके? देखा होगा। इसी तरह से सदन भी क्या है, 1 साल तक सदन है वो बहुत सारे साल होते हैं, तो 1 साल में भी इसमें भी क्या होते होंगे? सेशन होते होंगे, इसमें भी सेशन होते होंगे। तो जिस तरह से आपके सेशन हो रहे हैं, इसी तरह से इसके भी सेशन होते हैं, ओके? तो इसी तरह से इसके भी सेशन होते हैं। समय-समय पर इसके शस्त्र बुलाए जाते हैं। एक शस्त्र बुलाया जाता है, फिर दूसरा शस्त्र बुलाया जाता है, फिर तीसरा शस्त्र बुलाया जाता है और भी शस्त्र बुलाए जा सकते हैं। आखिर इसमें क्या व्यवस्था है वो हम लोग देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या होगा? शस्त्र होगा। अब देखिए जो शस्त्र होते हैं, जैसे आपका जो सेशन होता है, इसमें क्या होती है आप लोगों की डेली क्लास होती है। डेली यानी कि आपको क्या जाना पड़ता है? आपको क्लास में जाना पड़ता है। प्रत्येक दिन आपकी क्या होती है? क्लास होती है। तो जो क्लास होती है, एक दिन आप क्लास गए, जैसे आप सोमवार को गए, तो सोमवार को आप क्लास जाते हैं और फिर आप जितने बजे आपको बुलाया जाता है उतने बजे जाते हैं, फिर आप लौट करके चले आते हैं। तो इसी तरह से क्या होगा, इसमें जैसे एक सेशन के अंदर आपकी बहुत सारी क्लासेस होती हैं। जैसे आपका 3 महीने क्लास चला, 2 महीने क्लास चला, तो आपकी 1 दिन क्लास होगी, दूसरे दिन क्लास होगी, फिर तीसरे दिन क्लास होगी, चौथे दिन होगी, 5वें दिन होगी, छठवें दिन होगी, 7वें दिन होगी। इस तरह से आपकी क्या होंगी? क्लासेस होंगी। बीच-बीच में छुट्टियाँ भी पड़ेंगी कि संडे की छुट्टी है, दीपावली की छुट्टी है, मुहर्रम की छुट्टी है, बहुत सारी छुट्टियाँ भी पड़ेंगी। तो इसी तरह से इधर क्या है? एक सेशन होगा। इस सेशन के अंदर क्या होगी? प्रत्येक दिन क्या बुलाई जाएगी? बैठकें बुलाई जाएँगी। प्रत्येक दिन क्या बुलाई जाएँगी? बैठकें बुलाई जाएँगी। जैसे आप लोग डेली स्कूल जाते हैं, उसी तरह से एक सेशन के अंदर क्या होंगी? कई बार जाना पड़ेगा, तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? बैठक बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं उसको हम लोग? बैठक बोल देते हैं। बैठक बोल देते हैं, मतलब उसको क्या बोल देते हैं? मीटिंग बोल देते हैं। ओके, क्या बोल देते हैं? मीटिंग। यानी कि एक सेशन के अंदर क्या होंगी? बहुत सारी मीटिंग्स होंगी। एक सेशन के अंदर क्या होंगी? जैसे एक सेशन है, वो मानते हैं 3 सप्ताह चला या 4 सप्ताह चला, 3 से 4 सप्ताह चला, 5 सप्ताह चला, 6 सप्ताह चला, तो उसमें कई सारी मीटिंग्स होंगी। जैसे आप लोगों को बुलाया जाएगा उसमें, तो कई सारी मीटिंग्स हो सकती हैं उसमें। उसमें 5 मीटिंग हो सकती हैं, 10 मीटिंग हो सकती हैं, 50 हो सकती हैं उसमें, जितनी हो उतनी मीटिंग्स हो सकती हैं, ओके? तो ये चीज़ देखने को मिलेगा। कोई कन्फ्यूज़न वाली बातें नहीं होनी चाहिए। अब देखिए जो ये बैठक होती है, बैठक मतलब 1 दिन समय आप जैसे स्कूल में जाते हैं वैसे ही कुछ मान लीजिए, ओके? अब जो ये बैठक है, अब आप स्कूल जाते हैं, आप 1 दिन स्कूल गए, सुबह 9 बजे गए, 9 बजे से और 3 बजे आपकी छुट्टी हुई, क्या 9 बजे से 3 बजे तक आप पूरे दिन क्या उसमें ऐसे ही पढ़ते ही रहते हैं? नहीं, आपने देखा होगा कि आपका क्लास होता है, जो भी प्रतिदिन आप जाते हैं उसको 2 भागों में बाँट दिया जाता है। एक होता है इंटरवल से पहले का समय, एक होता है इंटरवल के बाद का समय। जिसमें स्टार्टिंग में कुछ पढ़ाया जाता है और फिर बाद में पढ़ाया जाता है। बीच में क्या होता है? ल क्लास होता है वो ब्रेक होता है जिसको लंच ब्रेक के नाम से जानते होंगे, इंटरवल के नाम से जानते होंगे, तो वैसे ही इंटरवल होता है। तो आपको देखने को मिलेगा जो ये सिटिंग होती है, मतलब जो बैठक होती है, मैं थोड़ा-सा इधर कर देता हूँ इसको जिससे आप लोग को अच्छे से समझ में आए। मैं क्योंकि जगह का अभाव हो गया है थोड़ा-सा। फिर देखिए, इसी बैठक में क्या होते हैं आप लोगों को 2 शस्त्र देखने को मिलेंगे। शस्त्र का मतलब इसको वैसे हिंदी में क्या बोलते हैं? सिटिंग बोलते हैं।
हिंदी में क्या बोलते हैं, सिटिंग बोलते हैं। जैसे आपने देखा 2 शिफ्ट होती हैं, आप स्कूल में जाते हैं तो 2 शिफ्ट होती हैं, एक इंटरवल से पहले की शिफ्ट, एक इंटरवल से बाद की सत्र। लेकिन हिंदी में इसको क्या बोल दिया जाता है, सेशन बोल दिया जाता है। ओके। अच्छा, ये तो अभी आपको पढ़ाया जाएगा, ये सारा आप लोगों को पढ़ाया जाएगा, अभी आप लोग परेशान क्यों हो रहे हैं? आज के ही लेक्चर में सारी चीजें आने वाली हैं जो आप लोग यहाँ पर पूछने जा रहे हैं। हाँ जी, जी देखिए, जो स्पीकर होता है, जो स्पीकर होता है उसके पास में वो अधिकार लेने का ये उसके पास में राइट होता है, विवेकाधिकार होता है कि वो किन मुद्दों पर चर्चा करना चाहता है, कौन से नोटिस हैं उसको एक्सेप्ट करना चाहता है, कौन से नोटिस को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है। ठीक है। तो देखिए, एक बैठक होती है, उसमें क्या होती है, 2 सिटिंग यानी कि 2 सत्र उसके अंदर होते हैं। ठीक है। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, 2 सिटिंग्स होती हैं। यानी कि एक होगा इंटरवल से पहले का समय, एक होगा इंटरवल से बाद का समय। देखिए, यहाँ पर एक होता है जो इंटरवल से पहले का समय होता है वो 11 बजे, सुबह 11 बजे से स्टार्ट होता है और 1 पीएम तक चलता है। और इसी तरह से फिर 1 बजे से 2 बजे के बीच में क्या होता है, अवकाश होता है, मतलब इंटरवल हो जाता है। इंटरवल हो जाता है यानी कि लंच ब्रेक हो जाता है। फिर 2 बजे से फिर से यहाँ पर सिटिंग, जो सेकंड सिटिंग चलती है, सेकंड सिटिंग चलती है 2 बजे से लेकर के 6 बजे तक चलती है। तो इस तरह से 2 सिटिंग में ये सत्र चलता है। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों को देखने को मिलेगी। देखिए, अगर हम शस्त्र की बात करें, तो शस्त्र जो है, जो शस्त्र है, तो अब शस्त्र है ये कैसे बुलाया जाएगा? तो शस्त्र ये कैसे बुलाया जाएगा? तो इसी को हम लोग बोलते हैं, शस्त्र को बुलाने के लिए कहते हैं शस्त्र का आहूत कराना। शस्त्र आहूत कराना। ओके? जिसको इंग्लिश में बोला जाता है सुमोनिंग। ठीक है? और जो बैठक इस तरह से, अब देखिए शस्त्र को कौन बुलाता है? अच्छा, राकेश जी ने मैसेज किया था, सॉरी, मेरे को लगा ये ज्योति जी ने मैसेज किया था। ओके, ये सारी चीजें अभी आएंगी। ओके, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर हम लोग आहूत को शस्त्र को आहूत कराने की बात करें, तो ये शस्त्र को बुलाता कौन? आहूत कराने का मतलब क्या होता है, बुलाना। तो ये शस्त्र को कौन बुलाता है? तो शस्त्र को कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। राष्ट्रपति समय समय पर, समय समय पर, समय समय पर समन जारी करता है। समन जारी करता है। ओके, यानी कि समय समय पर क्या है, राष्ट्रपति समन जारी करता है कि कब सेशन बुलाया जाएगा। ये किसका काम होता है? ये स्पीकर का काम नहीं होता है, ध्यान रखना है। यानी कि पीठासीन अधिकारी का काम नहीं होता है, बल्कि ये राष्ट्रपति का काम होता है। सदन का शस्त्र बुलाने का काम किसका होता है? राष्ट्रपति का होता है। राष्ट्रपति कहेगा देखो अब सेशन एक होगा, मतलब एक शस्त्र होगा। वो कौन सा शस्त्र होगा, वो समय के अनुसार बताया जाएगा कि वो बजट शस्त्र हो सकता है, मानसून शस्त्र हो सकता है, शीतकालीन शस्त्र हो सकता है, कोई विशेष शस्त्र हो सकता है। यानी कि हमारे संविधान के अंदर एक कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया है कि भारत के अंदर एक साल के अंदर कितने शस्त्र होंगे। हमारे संविधान के अंदर एक बात अवश्य बोली गई है। हमारे संविधान के अंदर क्या बात बोली गई है? हमारे संविधान में ये नहीं बताया गया है कि भारत के अंदर कितने शस्त्र होंगे। यानी कि 1000, 1 लाख, 1 मिलियन एक वर्ष में शस्त्र हो सकते हैं। व्यवहार में तो ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर हम देखें, क्योंकि हमारे कानून में नहीं बोला गया है कि कितने, हमारे संविधान के अंदर नहीं बोला गया है कि कितने सेशन होने चाहिए। बस हमारा संविधान एक बात अवश्य बोलता है। क्या बोलता है? वो चीज इंपॉर्टेंट है। ये कहता है कि 2 शस्त्रों के बीच, 2 शस्त्रों के बीच मैक्सिमम 6 माह का अंतर हो सकता है। मैक्सिमम 6 माह का अंतर हो सकता है। ओके, यानी कि मैक्सिमम 6 माह का अंतर हो सकता है। यानी कि इसका तात्पर्य क्या हुआ? इसका तात्पर्य हुआ कि 2 शस्त्र के बीच में 6 माह का मैक्सिमम गैप हो सकता है। यानी कि 1 साल में कितने माह होते हैं? 12 माह होते हैं। यानी कि अगर एक सेशन हो गया तो उसके बाद दूसरा सेशन कराना पड़ेगा 6 माह के बाद। 6 माह के बाद दूसरा सेशन कराया, यानी कि 1 साल कंप्लीट हो गया। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि 1 वर्ष में कम से कम 2 सत्र तो होंगे ही होंगे। यानी कि पूरे साल में 1 सत्र नहीं किया जा सकता। 1 से ज़्यादा करना पड़ेगा, 2 करना पड़ेगा, क्योंकि 2 सत्रों के बीच में मैक्सिमम गैप कितना हो सकता है?
6 माह का हो सकता है। मिनिमम गैप कितना होना चाहिए ये कहीं नहीं बताया गया। जैसे आज शस्त्र खत्म हुआ, हो सकता है कल नया शस्त्र बुला लिया जाए, ऐसा हो सकता है, कोई इसमें दो राय वाली बात नहीं है। अभी शस्त्र खत्म हुआ, बाद में कुछ देर के बाद फिर से नया शस्त्र है वो घोषणा कर दी जाए कि एक विशेष शस्त्र का आयोजन किया जाएगा कल से। ओके, ऐसा हो सकता है, कोई समस्या वाली बात इसमें नहीं है। तो ये चीज आप लोगों को समझ में आई होगी। और अगर हम व्यवहार में देखें तो सामान्यता, व्यवहार में सामान्यता एक वर्ष में 3 शस्त्र बुलाए जाते हैं, 3 शस्त्र बुलाए जाते हैं। ओके, यानी कि व्यवहार में हम देखें, हमारे यहाँ व्यवहार में 3 शस्त्र हमको देखने को मिलते हैं। कौन कौन सा? एक आपको बजट शस्त्र देखने को मिलेगा जो फरवरी मार्च में होता है, फिर मानसून शस्त्र देखने को मिलेगा, फिर उसके बाद ठंड में शीतकालीन शस्त्र देखने को मिलेगा। सामान्यतः 3 शस्त्र होते हैं। ओके, अभी हम आगे बात करेंगे इसके बारे में, सविस्तार में बात करेंगे। अभी इतना समझ लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए जो बैठक होती है, अब बैठक है जब शस्त्र बुलाया गया है, एक एक सेशन की घोषणा कर दी गई, जैसे कि बजट शस्त्र होगा। जैसे अब आप लोग देखिएगा, बजट शस्त्र है, जैसे अब क्या है, फरवरी आ रहा है, अब फरवरी जैसे ही आएगा वैसे ही बजट शस्त्र है, 1 फरवरी को बजट प्रस्तुत कर दिया जाता है। अब तो बजट शस्त्र होगा, तो बजट शस्त्र होगा तो इसमें बहुत सारी मीटिंग्स होंगी। क्या होंगी? बहुत सारी मीटिंग्स होंगी। क्या होंगी? बहुत सारी मीटिंग्स होंगी। यानी कि बजट सत्र एक है, वो लगभग में 3 सप्ते, 4 सप्ते, 5 सप्ते चल सकता है। उन 5 सप्तों के दौरान, 4 सप्तों के दौरान कई सारी मीटिंग्स बुलाई जाएंगी, कई सारी मीटिंग्स बुलाई जाएंगी। ओके, अब देखिए आप मीटिंग में गए, जैसे आपने शस्त्र शस्त्र का आहूत कर दिया गया, अब शस्त्र में आप प्रत्येक दिन स्कूल भी जाएंगे, तो स्कूल के बाद क्या होगी? छुट्टी भी तो होगी। तो बैठक को क्या करना पड़ेगा? अंत भी करना पड़ेगा। जैसे आपके जैसे क्वार्टरली एग्जाम है आपके, तो क्वार्टरली एग्जाम से पहले ऐसा तो है नहीं, जब आप एक बार स्कूल चले जाते हैं तो क्वार्टरली एग्जाम तक स्कूल में ही रहते हैं, नहीं। आप एक दिन जाते हैं स्कूल, जाने के बाद आपकी क्या घोषणा की जाती है? छुट्टी, बेल बजाई जाती है, टन 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 टन। अब आपकी छुट्टी होती है, सब लोग बस्ता पैक करते हैं और स्कूल से घर के लिए भाग जाते हैं। तो आपको देखने को मिलेगा जो बैठक होती है, यानी कि प्रत्येक बैठक का अंत करना पड़ेगा, प्रत्येक बैठक को समाप्त करना पड़ेगा। तो जो बैठक फिनिश होती है उसको हम लोग बोलते हैं स्थगन बोलते हैं। यानी कि ये बैठक खत्म की जाती है किसके माध्यम से? स्थगन के माध्यम से खत्म की जाती है। यहाँ पर स्थगन, ओके, जिसको एडजोर्नमेंट बोलते हैं, एडजर्नमेंट बोलते हैं। ओके, तो देखिए जो स्थगन के माध्यम से क्या होती है, जो एक बैठक है उसका अंत हो जाता है, बैठक क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। अब जो स्थगन है ये कौन करता है? जैसे देखिए शस्त्र आहूत कराना, शस्त्र को बुलाता कौन है? राष्ट्रपति। लेकिन अब प्रत्येक दिन राष्ट्रपति जा करके, अब राष्ट्रपति कहीं और है, वो प्रत्येक दिन बताएंगे आपकी छुट्टी हो रही, छुट्टी हो रही नहीं, प्रत्येक दिन थोड़ी ना बताएंगे जा करके। ये काम किसको सौंप दिया जाएगा? सदन के पीठासीन अधिकारी को सौंप दिया जाएगा। सदन का जो पीठासीन अधिकारी होगा वो ये छुट्टी करेगा। मतलब एक तरह से जो बैठक का स्थगन कौन करेगा? बैठक का स्थगन है वो पीठासीन अधिकारी करता है। पीठासीन पीठासीन अधिकारी द्वारा, पीठासीन अधिकारी द्वारा क्या होगा? पीठासीन अधिकारी द्वारा क्या होगा? स्थगन होगा। लेकिन ये पीठासीन अधिकारी स्थगन करता अवश्य है, लेकिन जो स्थगन होता है वो 2 प्रकार का होता है। स्थगन क्या होता है? 2 प्रकार का होता है। इसको 2 नाम दे दिए गए हैं, तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, आप लोग वहां पर ही लिख लीजिएगा। ओके, आप लोग वहां पर ही लिख लीजिएगा। अगर हम लोग बात करें किसकी? स्थगन की बात करें, स्थगन की बात करें, ओके, तो जो स्थगन है ये 2 प्रकार का स्थगन हो सकता है। 2 प्रकार का स्थगन हो सकता है। एक होता है साधारण स्थगन। क्या होता है? साधारण स्थगन। दूसरा क्या होता है? साइन डाई, साइन डाई, साइन डाई स्थगन होता है। ठीक है। अब देखिए जो साधारण स्थगन और साइन डाई में क्या अंतर होता है, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये कल भी मैं आपको बताया।
साधारण स्थगन जब होता है, यानी कि जब पीठासीन अधिकारी है अपने सदन के अंदर जब स्थगन करता है, साधारण स्थगन करेगा, तो वो अगली बैठक कब होगी? अगली बैठक कब होगी? कब होगी? इसकी घोषणा कर देता है। घोषणा कर देता है, ओके। यानी कि टाइम और डेट बता दी जाती है नेक्स्ट मीटिंग की। टाइम एंड डेट बता दिया जाता है कि नेक्स्ट मीटिंग कब होगी, उसका समय क्या होगा। जैसे कि अगली मीटिंग है वो सोमवार सुबह 11 बजे, या फिर जो भी समय होगा वो बता दिया जाएगा कि अगली मीटिंग आपकी कब होने वाली है, वो सामान्यतः बता दिया जाता है। लेकिन साइन डाई स्थगन होता है। साइन डाई स्थगन तब किया जाता है, ये क्या होता है पहले ये देखते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ ये कब किया जाता है। इसमें अगली बैठक यानी कि नेक्स्ट मीटिंग कब होगी, अगली बैठक कब आयोजित होगी, कब होगी, होगी, इसकी घोषणा नहीं की जाती है। इसकी घोषणा नहीं की जाती है, ओके। यानी कि इसमें नेक्स्ट मीटिंग का टाइम और डेट नहीं बताया जाता है। टाइम एंड डेट इसमें नहीं बताया जाता है। यानी कि नेक्स्ट मीटिंग कब होगी ये नहीं बताया जाता है। बस पीठासीन अधिकारी कहता है कि हम साइन डाई करते हैं। इसका तात्पर्य हुआ कि अनिश्चित काल के लिए, इसका तात्पर्य हुआ कि अनिश्चित काल के लिए बैठक है उसको समाप्त किया जा रहा है। अब नेक्स्ट मीटिंग कब होगी वो आपको बाद में बताया जाएगा, हम अभी नहीं बता सकते कि कब होगा। इसका उपयोग कब किया जाता है? इसका उपयोग सामान्यतः 2 बार किया जाता है, मतलब 2 परिस्थितियों में सामान्यतः पीठासीन अधिकारी इसका उपयोग करता है। एक इसका तब उपयोग करता है जब सदन बहुत अव्यवस्थित हो जाता है, उसमें बहुत ज्यादा जैसे शोरगुल होता है, कार्रवाई बाधित की जाती है, कार्रवाई नहीं हो पाती है, बहुत ज्यादा समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। तब पीठासीन अधिकारी को नहीं पता होता है कि अब मीटिंग कब बुलानी है, 1 घंटे बाद बुलानी है, 2 घंटे बाद बुलानी है, 10 घंटे बाद बुलानी है, अगले दिन बुलानी है, अब 4 दिन बाद ये स्थिति समान हो पाएगी। तो पीठासीन अधिकारी को लगता है कि अभी ये विवाद चलने वाला है 2-4 दिन, ठीक है, क्या कर देते हैं, साइन डाई कर देते हैं। वो साइन डाई कर देते हैं, तो साइन डाई कर दिया जाता है। एक स्थिति तो ये होती है जब बहुत ज्यादा समस्या अव्यवस्था उत्पन्न हो जाती है सदन के अंदर, बहुत ज्यादा हल्ला हो, सब इधर उधर एक दूसरे को घूसा घूसा घुसंड मारते रहे। तो आपने देखा हाथापाई हो गई थी कुछ समय पहले संसद के अंदर। तो ऐसी स्थिति जब उत्पन्न होती है तब साइन डाई अध्यक्ष के द्वारा कर दिया जाता है और सभापति के द्वारा कर दिया जाता है। दूसरी स्थिति होती है जब सत्र का अंत होता है, यानी कि वो सत्र फिनिश होने वाला होता है, तो लास्ट मीटिंग होती है जो, यानी कि आखिरी बैठक। दूसरी कंडीशन क्या है जिसमें मतलब जो अंतिम बैठक होती है, अंतिम बैठक होती है, अंतिम बैठक के समय साइन डाई कर दिया जाता है। तो अंतिम बैठक होने वाली है तो वो साइन डाई कर देते हैं, क्योंकि फिर नहीं बता सकते अगली बैठक कब होगी, भाई अगला सत्र जब होगा जाकर के तब अगली बैठक होगी। तब दूसरी स्थिति क्या है, जब सत्र की अंतिम बैठक होती है तब पीठासीन अधिकारी क्या कर देता है, साइन डाई कर देता है। साइन डाई कर देता है, तो आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये चीज आपको समझ में आ गई, साधारण स्थगन कब किया जाता है, साइन डाई कब किया जाता है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। कितना चीज समझ में आया, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, ओके। ओके, चलिए आप लोगों को कितना समझ में आया तो जल्दी से नोट कर लीजिएगा, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, राकेश जी ने जैसे एक दूसरे का क्या है, हेल्प कर दिया करिए, अगर कोई भी डाउट है तो आप लोग एक दूसरे का क्लियर कर सकते हैं, इसीलिए तो क्लब है। क्लब किस लिए बनाया गया है, तो एक दूसरे की आप लोग हेल्प किया करिए इसी तरह से। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। इतनी चीजें आप लोगों को समझ में आई, हम लोग आगे देखते हैं, इन कुछ चीजों को हम समझने का प्रयास करते हैं। जैसे अब शस्त्र है, अब शस्त्र है वो कभी ना कभी तो खत्म होगा। जैसे शस्त्र को आहूत किया गया है, शस्त्र को आहूत किया गया है, अब इस शस्त्र है वो कभी ना कभी तो अंत होगा जाकर के, जैसे 1 सप्ताह बाद, 2 सप्ताह बाद, 3 सप्ताह बाद, 4 सप्ताह बाद, 5 सप्ताह बाद, 6 सप्ताह बाद, कभी तो समाप्त होगा जाकर के। यानी कि कभी ना कभी तो इसकी अंतिम बैठक होगी जाकर के, अंतिम बैठक होगी। जैसे आप लोग जाते हैं तो आपके क्वार्टरली एग्जाम होते हैं, तो उसकी आखिरी क्लास तो कभी ना कभी होती होगी। उसी तरह से क्या होगा, यहाँ पर भी सेम ये चीज होगी कि सेशन क्या होगा, आखिरी सेशन होगा जाकर के।
मतलब सेशन नहीं, सॉरी, आखिरी बैठक होगी सर करके, तो सेशन क्या होगा, अंत होगा। अंत होता है उसको वो क्या बोलते हैं, सत्रावसान बोलते हैं। यानी कि उसमें क्या होता है, ये शस्त्र और जो बैठक होती है वो क्या हो जाती है, दोनों की दोनों समाप्त हो जाती है। जिसमें तीसरा पॉइंट आपको देखने को मिलेगा जिसको हम लोग बोलते हैं सत्रावसान बोलते हैं, सत्रावसान बोलते हैं, सत्रावसान बोलते हैं, ओके, जिसको प्रोरोगेशन इंग्लिश में बोला जाता है। जिसमें क्या होता है, सत्रावसान से क्या होता है, देखिए, जो आपको स्थगन देखने को मिलेगा, स्थगन के माध्यम से, स्थगन के माध्यम से एक जो एक बैठक होती है, बैठक है, इसका अंत होता है। मतलब एक बैठक है वो खत्म होती है, कि जैसे आज की बैठक खत्म हो रही है, स्थगन के माध्यम से ऐसा होगा, स्थगन के माध्यम से आज की बैठक खत्म हो रही है वो पता चलेगा। लेकिन सत्रावसान के माध्यम से क्या होता है, सत्रावसान के माध्यम से इसके माध्यम से, इधर लिख देता हूं मैं, सत्रावसान के माध्यम से एक शस्त्र का अंत होता है। मतलब वो शस्त्र, वो सेशन ही क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है, शस्त्र ही समाप्त हो जाता है। मतलब शस्त्र ही क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। ये चीज आप लोगों को ध्यान रखना है, शस्त्र ही फिनिश हो जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, शस्त्रावसान। अच्छा, शस्त्रावसान कौन करता है, शस्त्रावसान कौन करता है, राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति, ये जो शस्त्रावसान है ये पीठासीन अधिकारी नहीं करता है। यानी कि शस्त्र को आहूत करने का कार्य और शस्त्रावसान करने का कार्य किसका होता है, राष्ट्रपति का होता है। ये चीज ध्यान रखना है, ओके। शस्त्रावसान जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, ओके, ये चीज ध्यान रखना है। यानी कि इसका तात्पर्य क्या हुआ। अच्छा, फिर व्यवहार में जो शस्त्र है इसका अंत कैसे होता है, व्यवहार में क्या होता है, व्यवहार में होता है कि जब बहुत सारी मीटिंग्स हो चुकी होती हैं, जब लास्ट मीटिंग हो रही होती है, मतलब अंतिम बैठक हो रही होती है शस्त्र की, तब पीठासीन अधिकारी क्या कर देता है, पीठासीन अधिकारी क्या कर देता है, साइन डाई कर देता है। जब वो साइन डाई की घोषणा कर देता है, यानी कि अनिश्चित काल के लिए वो क्या कर देता है, जो अनिश्चित काल के लिए बैठक का समापन कर देता है, ओके। अब साइन डाई के माध्यम से जब वो बैठक का अंत किया, अनिश्चित काल के लिए उसको बंद कर दिया, तो उसके कुछ कुछ दिन के बाद, हो सकता है 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, सामान्यतः उसके कुछ समय अवधि के बाद में राष्ट्रपति के द्वारा सत्रावसान की घोषणा कर दी जाती है। किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा कुछ समय के बाद सत्रावसान की घोषणा कर दी जाती है। यानी कि तब वो शस्त्र क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, अंत हो जाता है। ये व्यवहार में होता है, व्यवहार में आपको ऐसा देखने को मिलेगा, ठीक है। यानी कि शस्त्र कैसे अंत होता है, शस्त्र एक कैसे खत्म होता है, जो पीठासीन अधिकारी होता है वो साइन डाई करता है, साइन डाई के कुछ समय के बाद में राष्ट्रपति द्वारा सत्रावसान की घोषणा कर दी जाती है, घोषणा कर दी जाती है, जिसके माध्यम से वो शस्त्र है वो अंत हो जाता है, शस्त्र वो वहां पर खत्म हो जाता है। जैसे अब क्या होगा, बजट सत्र है, अब बजट सत्र का आयोजन किया जाएगा, तो बजट सत्र जब कार्य उसका पूरा हो जाएगा, वित्तीय कार्य जब उसमें काम पूरे हो जाएंगे, विधायी कार्य जब उसके अंदर पूरे हो जाएंगे, तब तब उसको क्या कर दिया जाएगा, साइन डाई करके राष्ट्रपति द्वारा बाद में घोषणा कर दी जाएगी। तो ये चीज है जो आपको समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आई हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। फिर देखिए इसके बाद में क्या होता है, एक शस्त्र है, उसके बाद दूसरा शस्त्र है, उसका आयोजन किया जाता है। एक शस्त्र खत्म हो जाता है, फिर उसके बाद जैसे बजट शस्त्र जब खत्म हो जाएगा, ये फरवरी और मार्च के समय तक बजट शस्त्र समानता रहता है, फिर उसके बाद में फिर से एक नया शस्त्र बुलाया जाता है, जिसको मानसून शस्त्र बोलते हैं। अब मानसून शस्त्र बोलते हैं यानी कि फिर से क्या होते हैं, फिर से यहाँ पर ये इकट्ठा होते हैं, इकट्ठे होते हैं, तो फिर से क्या होगा, शस्त्र को आहूत किया जाएगा, किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। तो इसी को क्या बोल देते हैं, एक तरह से रीअसेंबल बोल देते हैं, ओके। और इसके बीच का जो समय होता है, इसके बीच का जो समय है, इसके बीच का समय, बीच का समय, समय होता है, इसी को क्या बोल देते हैं हम लोग, अवकाश बोल देते हैं, अवकाश बोल देते हैं, ओके। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखना, मतलब छुट्टी का समय बोल देते हैं। जैसे आप लोगों का भी 2 सेशन होते होंगे, जैसे कि आपका क्वार्टरली एग्जाम हुए, फिर
क्वार्टरली एग्जाम के बाद में जब आपका नेक्स्ट सेशन स्टार्ट होने वाला होता है, तब बीच में कहते हैं कि पेपर हो गए आपके, अब नेक्स्ट सेशन स्टार्ट हो गया, बीच में आपकी 10 दिनों की छुट्टियां पड़ रही, 15 दिनों की छुट्टियां पड़ रही, 1 साल की छुट्टियां पड़ रही, इस तरह से बोला जाता है ना। तो उसको आप लोग क्या बोलते हैं, छुट्टियां ही बोलते हैं, अवकाश बोलते हैं, ऐसा यहाँ पर भी इसको अवकाश बोला जाता है। ओके, इसी तरह से बैठकों के बीच में, दो बैठकों के बीच में भी क्या, जैसे आप लोग स्कूल जाते हैं तो रविवार की छुट्टी पड़ जाती है, वो भी अवकाश बोला जाता है। इसी तरह से मीटिंग्स के बीच में भी दो मीटिंग्स जो होती हैं, जैसे आज मीटिंग हुई, फिर 2 दिन के बाद, 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद, या फिर 1 दिन के बाद मीटिंग्स हुई, कभी भी मीटिंग्स हो सकती है। तो बीच में क्या हो सकता है, कई दिनों का अवकाश भी हो सकता है। जैसे आज हुई मीटिंग, फिर 4 दिनों बाद मीटिंग नेक्स्ट रखेगी, तो बीच में वो भी क्या माना जाता है, अवकाश माना जाता है। समझ गए? तो फिर से इकट्ठा होते तो इसको रीअसेंबल बोलते हैं। तो यहाँ पर फिर से क्या किया जाता है, राष्ट्रपति द्वारा फिर से नए शस्त्र, राष्ट्रपति द्वारा नए शस्त्र, नए शस्त्र को आहूत किया जाता है, आहूत किया जाता है। ओके, ये चीज आप लोग ध्यान रखनी पड़ेगी। इसी से एक देखिए, जो शस्त्रावसान है, शस्त्रावसान है, इसी से मिलता जुलता एक और शब्द देखने को मिलेगा, विघटन देखने को मिलेगा, विघटन देखने को मिलेगा, जिसको डिसोल्यूशन बोलते हैं। ये आखिर विघटन क्या है, और विघटन से क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, वैसे शस्त्रावसान से भी पूछा जाता है। विघटन की बात हम लोग कर लेते हैं। देखिए, अगर हम विघटन की बात करें, ये कौन सा पॉइंट, ये चौथा पॉइंट है, इसको 5वां लिख लीजिएगा अवकाश। और छठा पॉइंट हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। छठा पॉइंट है, जिस जो आपको देखने को मिलेगा, विघटन। क्या है विघटन, जिसको बोलते हैं डिसोल्यूशन। ओके, अभी विघटन क्या बला है, विघटन कभी राज्यसभा का नहीं होता, ये ध्यान रखना है। विघटन हमेशा किसका होगा, जो हमारा लोकसभा है या फिर विधानसभा है। लोकसभा या विधानसभा, जिसको अस्थायी सदन भी बोला जाता है, लोकसभा या फिर विधानसभा है, इसी का विघटन होता है, क्योंकि ये अस्थायी सदन है। राज्यसभा का कभी विघटन नहीं होता, क्योंकि वो स्थायी सदन है। क्योंकि लोकसभा और विधानसभा, इसका जब कार्यकाल पूरा हो जाता है, और समय से पहले भी इनको भंग किया जा सकता है, आप लोग जानते हैं, या सामान्यतः 5 वर्ष का जब ये अपना कार्यकाल पूरा कर लेते हैं, तब इनको क्या कर दिया जाता है, भंग कर दिया जाता है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विघटन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विघटन बोलते हैं। यानी कि देखिए, जो विघटन है ये कैसे हो सकता है, या तो विघटन ये स्वयं हो सकता है, स्वयं हो सकता है। स्वयं विघटन कैसे होगा, जब ये अपना कार्यकाल पूरा कर लेंगे, यानी कि ये 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर लेंगे, कार्यकाल पूरा कर लेंगे। यानी कि आप लोगों को देखने को मिलेगा, जैसे 2019 में 2019 में लोकसभा का गठन हुआ था, 2019 से 24 तक वो चली। 24 में क्यों भाई, जो पुरानी वाली जो लोकसभा है उसको हटा करके नई, यानी कि 18वें नंबर की क्यों लोकसभा लाई गई, क्योंकि उसका कार्यकाल 5 वर्ष का पूरा हो गया था। यानी कि अब नई लोकसभा है 2024, यानी कि जून जुलाई के अंदर 2024 में जो 18वें नंबर की लोकसभा का गठन किया गया है, अब ये कब तक चलेगी, 5 वर्षों तक चलेगी। 5 वर्षों, यानी कि इसकी प्रथम बैठक, लोकसभा की प्रथम बैठक से 5 वर्ष तक का इसका कार्यकाल होता है। प्रथम बैठक से लेकर के 5 वर्ष तक इसका कार्यकाल होता है। तत्पश्चात क्या है, ये अपना कार्यकाल पूरा कर लेती है, तो ये स्वयं विघटित हो जाती है। अब वो भी हम बताए थे, आपातकाल के समय एक एक वर्ष इसका कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है, वो एक अलग बात है, वो अपवाद है, एक्सेप्शन है, वहां भी आपको नहीं जाना है। यहाँ पर समान कंडीशन पर रहना है, एक्सेप्शन पे भाग जाते हैं आप लोग। तो ये स्वयं आप, इसका विघटन हो सकता है, या फिर राष्ट्रपति द्वारा किया जा सकता है, राष्ट्रपति द्वारा किया जा सकता है। जैसे सदन के अंदर क्या है, गवर्नमेंट है, गिर जाती है, फिर देखा जाएगा सदन में और कोई पार्टी के पास बहुमत है, या फिर गठबंधन की पार्टी के पास, किसी के पास बहुमत हो पा रहा है। अगर नहीं हो पा रहा है, संभव नहीं है, किसी के पास बहुमत नहीं संभव हो पा रहा है, तो उसका क्या होगा, राष्ट्रपति द्वारा उसका विघटन कर दिया जाएगा। फिर नए सिरे से फिर से चुनाव होगा, फिर नई लोकसभा या फिर विधानसभा का गठन होगा। ओके, विधानसभा की अगर बात होगी तो ये कार्य राज्यपाल द्वारा किया जाएगा। अगर लोकसभा की बात है, केंद्रीय स्तर पर है, तो ये राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। वही बहुत ही इजी चीज है, कोई इसमें समस्या वाली बात है नहीं होनी चाहिए। तो राष्ट्रपति द्वारा क्या किया जाता है, विघटन किया जाता है। ओके, अब ये चीज आपको ध्यान रखना है, ये केवल और केवल, ये केवल या ओनली लोकसभा या विधानसभा का होता है, राज्यसभा का विघटन नहीं होता, ये चीज आपको ध्यान रखना है। देखिए, और विघटन का कार्य कौन करता है, विघटन का कार्य भी राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। विघटन के माध्यम से क्या होता है, विघटन के माध्यम से ना केवल एक शस्त्र का अंत होता है, बल्कि शस्त्र के साथ में वो
सदन ही समाप्त हो जाता है विघटन के माध्यम से। जैसे देखिए, अगर हम लोग बात करें, जैसे देखिए स्थगन के माध्यम से क्या होता है, बैठक का अंत होता है, मीटिंग्स का अंत होता है, जो बैठक है वो उसका अंत होता है। सत्रावसान के माध्यम से सिर्फ सत्र का अंत होता है। किसका अंत होता है, यानी कि सत्र का अंत होता है, यानी कि सेशन खत्म होता है। लेकिन वहीं अगर हम लोग बात करें विघटन के माध्यम से, विघटन के माध्यम से, इसके माध्यम से मैं इधर लिख, चलिए इधर लिख देता हूं, इसके माध्यम से, इसके माध्यम से एक शस्त्र का भी अंत होता है। ओके, शस्त्र का भी अंत होता है, मतलब शस्त्र भी समाप्त हो जाता है। या फिर ऐसे लिख लीजिए, शस्त्र के साथ, शस्त्र के साथ 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 सदन का भी, सदन का भी अंत हो जाता है। या फिर लोकसभा का, लोकसभा, वर्तमान लोकसभा जो होगी के साथ वर्तमान लोकसभा, या फिर जो विधानसभा राज्यों के मामले में का, विधानसभा, लोकसभा भंग हो जाती है, भंग हो जाती है। ओके, तो इस तरह से भंग हो जाती है या समाप्त हो जाती है, कुछ भी लिख लीजिएगा। इस तरह से आप लोगों को ध्यान रखना है, ये चीज कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। यानी कि इसके माध्यम से, विघटन के माध्यम से शस्त्र का अंत हुआ हुआ ही, और साथ में क्या हुआ, इसके साथ में जो लोकसभा है वो भी क्या हो जाती है, भंग हो जाती है। फिर नई लोकसभा वहां पर आती है, नई लोकसभा वहां पर आती है। ठीक है, अब देखिए इसमें हम कुछ चीजें देखने का प्रयास करते हैं, जिनको आप लोग नोट करके लिख सकते हैं, कि नोट करके यहाँ पर लिख सकते हैं। इसी में हम विघटन के बारे में देख लेते हैं, कि जब सदन है, सदन है, इसके कार्य या विधेयकों पर, नेक्स्ट पेज पर लिख देता हूँ, अच्छा, क्योंकि यहाँ पर बहुत हौच पौच हो जाएगा ना। आप लोग पहले इतना नोट कर लीजिएगा, फिर मैं नेक्स्ट पेज पर लिखता हूँ। ठीक है, इतना समझ में आया सभी लोगों के लिए? देखिए आप लोगों को एकदम संसद में जीरो टू हीरो बना देंगे। आप लोग पहले ध्यान से बस देखते रहिएगा। देखिए हम यहाँ पर अब कुछ चीजें देखते हैं, नोट करके लिख लीजिएगा। आप लोग नीचे ही लिखिए, मेरे पास जगह का अभाव है ना। देखिए अगर हम बात करें, कोई सदन है, तो सदन के कार्य या फिर विधेयकों पर क्या प्रभाव पड़ता है, जो विधेयक हैं, कार्य हैं, उन पर क्या प्रभाव पड़ता है, प्रभाव क्या पड़ता है। किस किस समय की बात करें, दोनों को हम तुलनात्मक अध्ययन करके देखेंगे। एक जब स्थगन होता है, तीनों देख लेते हैं, अच्छा इसमें तीनों चीजें देख लेते हैं। देखिए एक चीज तो हम लोग देखे थे स्थगन, स्थगन देखे थे। एक हम लोग क्या देखे थे, सत्रावसान देखे थे। एक देखे थे सत्रावसान देखे थे, और एक देखे थे हम विघटन देखे थे, विघटन। तीन ही चीज तो हम लोग देखे हैं। तो तीनों अवस्थाओं में हम देखते हैं कि सदन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे कि स्थगन जब होता है, स्थगन जब होता है तो सदन के अंदर जो कार्य चल रहे होते हैं, विधेयक होते हैं, उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उनके ऊपर यहाँ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कार्यों पर और जो विधेयक है इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यानी कि जैसा जैसा कार्य चल रहा होता है, आज की मीटिंग में वो अंत हुआ, अगली मीटिंग में वो क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है, वहां से ही शुरू हो जाता है। कोई नया नोटिस, नया संकल्प कुछ लाने की आवश्यकता महसूस नहीं होती है, मतलब कुछ भी नहीं लाना पड़ता। जैसे आप लोग जब स्कूल जाते हैं, एक दिन की आपकी जब क्लास हुई, तो दूसरे दिन की क्लास होती है। तो जैसे मैं आपको कल, मैं संसद में जहां पर ब्रेक किया था, तो अगली क्लास में मैं उसी चीज को क्या कर रहा हूँ, आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ ना। आपको मैं बोला कि कोई नई चीज में आपको संकल्प लाना है, नोटिस देना है, तब मैं इस चीज को कराऊंगा, नहीं, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसी तरह से यहाँ पर भी सेम होता है, यानी कि स्थगन जब किया जाता है, तो जो कार्य होते हैं सदन के अंदर, जो कार्य चल रहे होते हैं, वो वहां से ही कंटिन्यू हो जाते हैं। जैसे कि कोई कार्य चल रहा है, वो ऐसे चला हो, यहाँ पर क्या हुई, मीटिंग्स फिनिश हुई, तो अगले दिन जब मीटिंग होगी, वो यहाँ से ही ऐसे फिर से कंटिन्यू हो जाएगा। फिर मीटिंग एंड हुई तो फिर से वो यहाँ से कंटिन्यू हो जाएगा।
बार-बार कोई नोटिस वोटिस लाने की आवश्यकता नहीं होगी, ओके। लेकिन अगर हम वहीं पर देखें कि जब शस्त्रावसान होता है, यहाँ पर सदन के अंदर कार्यों पर कोई प्रभाव पड़ता है? यहाँ पर भी कार्यों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यहाँ पर भी कार्य और जो विधेयक हैं, इन पर कोई प्रभाव प्रभाव नहीं पड़ता है, नहीं पड़ता है। बस क्या होता है सत्रावसान के समय क्या होता है, नया नोटिस लाना पड़ता है। जैसे कोई विधेयक है, उस पर कार्य चल रहा है, उस पर एक नया नोटिस ला दिया जाता है जब दूसरा सत्र होता है। सत्रावसान के बाद नया सत्र होगा, तो उसमें बस एक केवल एक नया नोटिस केवल नया नोटिस नया नोटिस लाना पड़ता है, ओके। तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे देखिए एक सेशन का अंत हुआ, जैसे कि फर्स्ट सेशन हुआ, फर्स्ट सेशन के बाद दूसरा सेशन जब होगा, जैसे बजट सत्र खत्म हुआ, बजट सत्र के बाद में जब दोबारा से मानसून सत्र शुरू होगा, तो सिर्फ एक बार नोटिस बताना पड़ेगा, देखो हम उस वाले विधेयक पर बात कर रहे थे, चलो फिर से उस पर कंटिन्यू कर लिया था। यानी कि एक नोटिस देना पड़ता है, बस एक नोटिस देना पड़ता है, वो कार्य वहां से ही कंटिन्यू हो जाता है। दोबारा से नई नई प्रक्रिया से उसको फिर से प्रारंभ करने की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। बस एक नोटिस देना पड़ता है, अच्छा वो वाला काम चल रहा था, वो उसको फिर से स्टार्ट कर दो अध्यक्ष जी, तो अध्यक्ष जी उसको स्टार्ट करवा देंगे। अब विघटन में क्या होता है, विघटन में क्या होता है कि सब कुछ समाप्त हो जाता है भाई, यानी कि सभी चीजें क्या हो जाती हैं, सभी समाप्त हो जाती हैं। सदन के अंदर जो भी चीजें चल रही होती है वो समाप्त हो जाती हैं, यानी कि सभी चीजें समाप्त हो जाती है। इसका तात्पर्य क्या है, सदन के अंदर जो विधेयक होंगे कॉमा जो प्रस्ताव होंगे कॉमा जो संकल्प होंगे कॉमा जो नोटिस होंगे। अभी संकल्प नोटिस प्रस्ताव इनमें क्या अंतर होता है, ये आगे मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। साथ में जो भी याचिकाएं हैं, याचिका इत्यादि, ये सभी के सभी क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। क्योंकि विघटन के माध्यम से क्या होता है, लोकसभा ही क्या हो गई, भंग हो गई। अब नई लोकसभा आएगी, तो उसमें नई नई चीजें सारी आएंगी। अब दूसरी गवर्नमेंट बनेगी जा करके, नई लोकसभा आएगी जा करके, तो सारी चीजें नई चीजें स्टार्ट होंगी जा करके। यानी कि यहाँ पर सारी चीजें क्या हो जाती हैं, विघटन के समय समाप्त हो जाती हैं, ओके। तो ये चीज आप लोग देखने को मिलेगा। लेकिन मैं आपको एक चीज थोड़ी और डिटेल में पढ़ाता हूँ कि जो विधेयक हैं, इनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। क्योंकि विधेयक जो है वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा से संबंधित नहीं है, लोकसभा के साथ में राज्यसभा से भी संबंधित है। क्योंकि कोई भी विधेयक को पारित होने के लिए राज्यसभा लोकसभा दोनों से पारित होना चाहिए। तो अगर वो दोनों से संबंधित है तो थोड़ा सा कंफ्यूजन यहाँ पर उत्पन्न हो जाता है। अच्छा पहले आप लोग लिख लीजिए, इस डाउट को मैं क्लियर करता हूँ, जो कि काफी महत्वपूर्ण है, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। जल्दी से आप लोग नोट करिएगा। लिख लिया? अगर लिख लें तो बताइएगा। देखिए हम लोग थोड़ा सा अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं विघटन के समय विघटन होने पर विधेयकों पर क्या प्रभाव पड़ता है, विधेयकों पर क्या प्रभाव पड़ता है, कौन कौन से विधेयकों पर क्या प्रभाव पड़ता है, उन सभी चीजों को देखते हैं। कंडीशन कई सारी हो सकती है इसमें, 6 तरह की लगभग में कंडीशन बनती हैं जाकर के। तो पहली कंडीशन हम लोग देखते हैं। पहली कंडीशन में क्या होगा, अगर कोई प्रस्ताव है जो लोकसभा में लोकसभा में ब्रैकेट में एलएस में लिखूंगा आगे से, लोकसभा में कोई विचाराधीन है,
विचाराधीन विधेयक है। लोकसभा में कोई विचाराधीन विधेयक है, ये क्या होगा? विचाराधीन विधेयक है तो वो क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। लोकसभा में विचाराधीन विधेयक है, वो क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। समाप्त हो जाएगा। ये विधेयक चाहे, ये जो विधेयक है जो लोकसभा में विचाराधीन विधेयक है, चाहे यह राज्यसभा के द्वारा, राज्यसभा के द्वारा हस्तांतरित हस्तांतरित किया गया हो, किया गया हो, या इसे लोकसभा में ही प्रस्तुत किया गया हो, लोकसभा में ही प्रस्तुत किया गया हो। अगर वो लोकसभा में विचाराधीन है तो वो समाप्त हो जाएगा, क्योंकि जिस सदन के अंदर विचाराधीन है, जब वो समाप्त हो गया तो इसमें जो भी चीज उपस्थित होगी वो भी क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। समझ गए? चाहे ये राज्यसभा द्वारा हस्तांतरित का मतलब क्या है, तो लोगों नहीं समझ में आएगा तो मैं समझा देता हूँ। जैसे आप लोगों को पता है, कोई विधेयक है वो राज्यसभा में भी प्रस्तुत किया जा सकता है, लोकसभा में भी प्रस्तुत किया जा सकता है। जैसे कोई विधेयक है, जैसे कि मानते हैं एग्जाम्पल के लिए संविधान संशोधन विधेयक है, वो राज्यसभा में भी प्रस्तुत किया जा सकता है, लोकसभा में भी प्रस्तुत किया जा सकता है। जैसे कि कोई संविधान संशोधन विधेयक, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है, उसे लाया जाता है। जैसे कि वो मानते हैं एग्जाम्पल के लिए 2024 में लाया गया, वो और ये जनवरी में लाया गया, जनवरी 2024 में इसको लाया गया। ओके, अब कहाँ लाया गया इसे? राज्यसभा के द्वारा लाया गया। राज्यसभा के द्वारा लाया गया तो राज्यसभा ने इसे क्या कर दिया? पारित कर दिया। इसे पारित कर दिया। अब पारित करने के पश्चात वो कहाँ भेजेगी इसे? लोकसभा में भेजेगी। पारित करने के पश्चात कहाँ भेज देगी? लोकसभा में भेज देगी। अब लोकसभा में क्या है? पेंडिंग में है, मतलब विचाराधीन है, विचाराधीन है। ओके, विचाराधीन। तो ये कंडीशन, यानी कि राज्यसभा ने इसे पारित करके कहाँ हस्तांतरित कर दिया? कहाँ ट्रांसफर कर दिया? लोकसभा के अंदर ट्रांसफर कर दिया। और लोकसभा में अभी ये पेंडिंग में, विचाराधीन में पड़ा हुआ है। तब क्या होगा? ये विधेयक क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। समझ गए आपको? या फिर ऐसा भी हो सकता है, पहली कंडीशन तो ये हो सकती है, दूसरी कंडीशन क्या है कि दूसरी कंडीशन है कि इसमें इसे डायरेक्ट ही कहाँ पर, लोकसभा से हस्तांतरित नहीं किया गया, बल्कि डायरेक्ट ही कहाँ पर प्रस्तुत किया जाए? इसे प्रस्तुत ही डायरेक्ट कहाँ कर दिया जाए? लोकसभा के अंदर कर दिया जाए। यानी कि दोनों कंडीशन में ये जो विचाराधीन बिल है, विधेयक है, ये समाप्त हो जाएगा। पहली कंडीशन तो आप लोग को समझ में आई होगी। दूसरी कंडीशन हम लोग समझते हैं कि अगर कोई विधेयक है वो राज्यसभा में विचाराधीन है, राज्यसभा में विचाराधीन है, इस बार कहां पर है? राज्यसभा में विचाराधीन है और लोकसभा के द्वारा पारित हो चुका है, राज्यसभा में विचाराधीन है। और ये जो विधेयक है वो लोकसभा ने पहले ही पारित कर दिया है, लोकसभा द्वारा द्वारा पारित पारित है और विचाराधीन कहाँ पर है? राज्यसभा में विचाराधीन। इसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? ये भी क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा? समाप्त। ये क्यों समाप्त हो गया भाई? ये भी चीज समझिएगा। ये भी क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। क्यों समाप्त हो जाएगा? क्योंकि जिसने इसको पारित किया है, किसने पारित किया है? लोकसभा ने इसको पारित किया है। जिसने पारित किया है वही समाप्त हो चुकी है, जिसने पारित किया है वही समाप्त हो चुकी है। और अभी राज्यसभा ने कोई डिसीजन नहीं लिया है। अगर दोनों सदनों ने डिसीजन लिया होता तब हम एक बार इस पर विचार कर सकते थे, लेकिन अभी राज्यसभा तो इस पर विचाराधीन है, उसने अभी तक इस पर कोई एक्शन नहीं लिया है। तब तक क्या हो गई है? लोकसभा जिसने इसको पारित किया था वही क्या हो गई? खत्म हो गई। यानी कि वही चीज क्या हो गई? खत्म हो गई। तब आगे राज्यसभा इस पर विचार करे ना करे, वो क्या कह रहे, क्या करें इस पर विचार, तो इसको क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया जाएगा। इसको भी समाप्त कर दिया जाएगा। ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन आया है, आप लोगों को देखने को मिलेगा। प्रीवियस ईयर आप 1-2 साल पहले का ही देखेंगे, उसमें भी ये स्टेटमेंट देखने को मिलेगा। तीसरा हम लोग देखते हैं कि राज्यसभा में विचाराधीन, राज्यसभा में विचाराधीन
राज्यसभा में विचाराधीन और लोकसभा ने अभी तक उसे पारित नहीं किया। प्लस अभी लोकसभा ने उसे पारित नहीं किया, पारित नहीं किया। ओके, यानी कि अभी लोकसभा द्वारा पारित नहीं किया गया है और राज्यसभा में विचाराधीन है, यानी कि इसको प्रस्तुत कहाँ किया गया होगा? प्रस्तुत इसे राज्यसभा के अंदर ही इसको प्रस्तुत किया गया होगा, सामान्यतः व्यवहार में आपको देखने को मिलेगा। लेकिन ये चीज आप लोग ध्यान रखना है कि देखिए अभी लोकसभा ने तो इसको पारित ही नहीं किया और राज्यसभा में क्या है, विचाराधीन है, तो ये जारी रहेगा। क्यों जारी रहेगा, ये चीज ध्यान रखिएगा, मैं आपको अभी समझा भी देता हूँ कि क्यों जारी रहेगा। ये क्या रहेगा, जारी रहेगा, मतलब ये फिनिश नहीं होगा। ये इसलिए जारी रहेगा क्योंकि देखिए राज्यसभा के अंदर तो अभी विचाराधीन ही चल रहा है, राज्यसभा के अंदर क्या है, अभी विचाराधीन ही चल रहा है और लोकसभा ने तो इस पर कोई एक्शन ही नहीं लिया। अभी क्या है, लोकसभा ने इसको अभी पारित ही नहीं किया है, तो अभी कोई मतलब ही नहीं है। लोकसभा से अभी हमको कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि राज्यसभा के अंदर विचाराधीन है और लोकसभा ने तो इस पर कोई डिसीजन ही नहीं लिया, मतलब उसने अभी तक इसको पारित ही नहीं किया। यानी कि नई लोकसभा आएगी, नई गवर्नमेंट आएगी, वो देखेगी, वो इसको पारित भी कर सकती है, नहीं भी पारित कर सकती है। तो इस वजह से इसको जारी रखा जाता है, क्योंकि अगर लोकसभा इसको पारित कर देती, यानी कि जिसने पारित किया वही समाप्त होगी, तब तो हम इसे समाप्त कर देते। लेकिन अभी लोकसभा है जो समाप्त हो चुकी है, जिसका विघटन हो चुका है, अभी तक उसने कोई डिसीजन ही नहीं लिया था, मतलब वो अभी तक उसको पारित ही नहीं की है, पारित ही नहीं की है, तो अभी उससे मतलब क्या है हमको, अभी तो मतलब सिर्फ राज्यसभा से। तो राज्यसभा के अंदर विचाराधीन है, तो वो क्या रहेगा, जारी रहेगा। और साथ में देखिए लोकसभा ने पारित नहीं किया, तभी ऐसा होगा, लोकसभा अगर इसे पारित कर देती तो ये समाप्त हो जाता। समझ गए? तो ये चीज आप लोग देखने को मिलेगी। अब अगला हम कंडीशन देखते हैं, मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। अगला कंडीशन हम देखते हैं तीसरे नंबर, कौन से नंबर का, चौथे नंबर का एक कंडीशन हम लोग देखते हैं, जिसमें दोनों सदनों द्वारा, दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया जाता है। अगर दोनों सदन इसको पारित कर दिए, अब दोनों सदन पारित कर दिए तो बात ही खत्म है। अभी किसका मैटर बचा है, सिर्फ राष्ट्रपति का मैटर बचा है, राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करता है या नहीं करता है। यानी कि जब दोनों सदन इसको पारित कर दिए, प्लस राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति के पास विचाराधीन है, विचाराधीन है, तो अब ये मैटर पूरा का पूरा किसके हाथ में है, राष्ट्रपति के हाथ में है, क्योंकि राज्यसभा लोकसभा दोनों ने पारित कर दिया। अब यहाँ का संसद का काम तो खत्म ही हो गया यहाँ से। यहाँ पर पूरा अब किसके ऊपर डिपेंड करता है, राष्ट्रपति के ऊपर डिपेंड करता है। यानी कि ये राष्ट्रपति के ऊपर डिपेंड करता है, तो ये क्या रहेगा, जारी रहेगा, क्योंकि राष्ट्रपति इस पर सहमति दे देगा तो कंटिन्यू हो जाएगा। राष्ट्रपति से पुनर्विचार के लिए डालेगा तो जो नई सदन आएगी वो इसके ऊपर विचार कर लेगी, कोई समस्या वाली बात नहीं है। इस वजह से ये जारी रहता है, क्योंकि अब यहाँ पर दोनों सदन का काम खत्म हो चुका है, इस वजह से ये जारी रहता है। ठीक है, और इसी तरह से पांचवा हम लोग देखते हैं, इसमें अगर दोनों सदनों द्वारा पारित, फिर वही सेम कंडीशन, दोनों सदनों द्वारा पारित, और प्लस राष्ट्रपति के द्वारा पुनर्विचार के लिए लौटा दिया गया, वही चीज है, सेम चीज है, पुनर्विचार के लिए लौटा दिया गया, तो भी ये क्या रहेगा, जारी रहेगा, सेम चीज है, वही कोई, क्योंकि पुनर्विचार के लिए लौटाला जाएगा, तो किसके पास लौटाला जाएगा, जो नई अब सदन का गठन होगा, नया सदन, नई गवर्नमेंट इस पर विचार करेगी आकर के, नया सदन इस पर विचार करेगा आकर के, तो कोई समस्या वाली बात ही नहीं है। तो इस वजह से क्या रहेगा, जारी रहेगा। इसी तरह से एक और कंडीशन उत्पन्न होगी, जिसमें संयुक्त बैठक, संयुक्त बैठक होती है और संयुक्त बैठक में कोई विधेयक पारित नहीं हो पाता है। संयुक्त बैठक होती है और भी उसमें पारित नहीं हो पाता है, तब क्या होगा, तब वो भी क्या रहेगा, जारी रहेगा, तो भी वो क्या रहेगा, जारी रहेगा। सेम चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी। यानी कि यहाँ पर आप लोग देखिए, जहां पर लोकसभा का काम खत्म हो जाता है या फिर नई लोकसभा आएगी, वो उसको कार्य पूरा करेगी, तब वहां पर वो विधेयक है वो वैसा का वैसा ही रहता है। ओके, देखिए जैसे लोकसभा, ये ध्यान से देखिएगा कि लोकसभा है उसमें विचाराधीन है,
और इसे राज्यसभा या फिर लोकसभा द्वारा राज्यसभा द्वारा हस्तांतरित या लोकसभा ही में ही से प्रस्तुत किया गया है, तो ये क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, मैंने सविस्तार में इसको समझाया है। राज्यसभा में विचाराधीन है और लोकसभा द्वारा पारित कर दिया गया। जिसने पारित किया वही अब नहीं उसका अस्तित्व बचा। अगर दोनों ने पारित कर दिया होता तो संसद का काम ही खत्म हो गया होता, तब तो हम इस पर देखते। लेकिन जब जिसने पारित किया वही चीज नहीं रह गई, तब यहाँ पर क्या होगा, ये समाप्त हो जाएगा। ठीक है। राज्यसभा में विचाराधीन, यानी कि राज्यसभा क्या है, उसमें विचाराधीन है। अभी लोकसभा ने उस पर पारित ही नहीं किया है। राज्यसभा में जब ये विचाराधीन है और लोकसभा ने उसको पारित नहीं किया, यानी कि जब नया लोकसभा का गठन होगा तब वो इस पर डिसीजन लेकर जो भी लेना होगा उसको हाँ या ना में कुछ भी लेना होगा। तो यानी कि इस वजह से इसको जारी रहने देंगे। ओके। और इसी तरह से सेम ये चीज मैं अभी जस्ट आप लोगों को समझाया हूँ कि क्या रहते हैं, जारी रहते हैं। ओके। समझ में आया ये सारी चीजें? अगर समझ में आई हो तो हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं और थोड़ी चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। आप लोग जल्दी से लिख लीजिएगा, अगर जिन लोगों का थोड़ा बहुत छूट गया हो तो। देखिए हम लोग कुछ चीजें और समझने का प्रयास करते हैं। जैसे देखिए आपने एक चीज सुनी होगी कोरम के बारे में, कि कोरम पूरा होगा तभी सदन की कार्रवाई आगे चलेगी, ये आपने अक्सर सुना होगा। ओके। कोरम, आखिर ये कोरम क्या होता है? तो सदन की कार्रवाई ऐसे नहीं कि दो लोग आए हैं सदन की कार्रवाई हो जाए। वो सोचो, दो लोग आए और कोई प्रस्ताव पारित हो गया, कोई कार्य है वो हो गया, तो क्या हो जाएगा, इस वजह से समस्या उत्पन्न हो जाएगी। तो माना गया कि कम से कम कुछ लोग तो होने चाहिए, नहीं तो तानाशाही उत्पन्न हो जाएगी। कुछ लोगों के हाथों में शक्तियां होंगी, वो कहेंगे रात में आज मीटिंग करते हैं, चुपके से दो लोग और कोई प्रस्ताव पारित कर देंगे, तो ये समस्या उत्पन्न हो जाएगी ना। इस वजह से बोला गया कि सदन के कम से कम कुछ मेंबरों का अनुपात होना चाहिए, तभी सदन की कार्रवाई चले, ज्यादा बढ़िया है। तो कोरम की बात की गई है यहाँ पर, 1/3 सदस्य, यानी कि सदन के 1/3 सदस्य जो हैं, अगर वो उपस्थित होंगे तभी ये क्या माना जाएगा, कोरम पूरा माना जाएगा। यानी कि इस हिसाब से, यानी कि पीठासीन अधिकारी के साथ में ही होने चाहिए, यानी कि 1/3 मेंबर जो हैं वो पीठासीन अधिकारी के साथ में 1/3 मेंबर होने चाहिए। यानी कि इसका तात्पर्य हुआ, क्योंकि हमारे यहाँ द्विसदनीय व्यवस्था है, एक तरफ क्या है, राज्यसभा है, दूसरी तरफ लोकसभा है। तो राज्यसभा में कितने मेंबर हैं, 245 मेंबर हैं। 245 मेंबर का आप लोग 245 मेंबर हैं, 245 मेंबर का आप लोग क्या निकालेंगे, 1/3 निकालेंगे। 1/3 निकालेंगे तो आप 10 से इसको क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, तो कितना आएगा, 24.5, यानी कि 5 है तो इसमें एक हम लोग जोड़ देंगे। तो लगभग में 25 मेंबर अगर उपस्थित हैं राज्यसभा में, तब एक कोरम पूरा माना जाएगा, तब सदन की कार्रवाई आगे बढ़ेगी। ओके। और इसी तरह से लोकसभा की बात करें तो इसमें कितने मेंबर हैं, 545 मेंबर थे, दो एंग्लो इंडियन अब हट गए हैं, तो 543 मेंबर बचे हैं। इसका 1/3 कितना होगा, 54.3, यानी कि इसके लगभग में कितने मेंबर होने चाहिए, इस हिसाब से 54 मेंबर होने चाहिए। 54 मेंबर उपस्थित हों तब कोरम पूरा माना जाएगा, तब कोरम पूरा माना जाएगा, तो ये चीज देखने को मिलेगी। यानी कि और इसमें पीठासीन अधिकारी सहित ये संख्या है, जो ये 25 संख्या और 54 संख्या है, ये पीठासीन अधिकारी सहित है, पीठासीन अधिकारी सहित, अधिकारी सहित। और एक कोरम पर जो डिसीजन लेता है वो पीठासीन अधिकारी ही लेता है। ओके, तो ये चीज भी आपको ध्यान रखना है। तो कोरम पर जो डिसीजन है वो कौन लेता है, पीठासीन अधिकारी ही लेता है। पीठासीन अधिकारी का ये कर्तव्य है कि अगर कोरम पूरा ना हो तो वो सदन की कार्रवाई बंद कर दे, बोले कि भैया देखो लोग पर्याप्त उपस्थित नहीं है, सदन की कार्रवाई बंद की जाती है। तो ये चीज देखने को मिलेगी। कोरम आप लोग समझ गए होंगे, अगर ना समझे हो तो आप लोग बता सकते हैं, तो हम और आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। सदन की हम कुछ और महत्वपूर्ण शब्दावलियों के बारे में बात करते हैं। लिख लिया? अगर हम लोग बात करें जैसे सदन जो होता है, तो सदन का नेता की बात कर लेते हैं, सदन के नेता की बात कर लेते हैं। सदन का नेता, जिसको लीडर ऑफ हाउस भी बोलते हैं, लीडर ऑफ हाउस भी बोलते हैं जिसको। देखिए लीडर ऑफ हाउस की अगर हम लोग बात करें, और दूसरा क्या है, इसी में आप लोगों ने सुना होगा विपक्ष का नेता।
विपक्ष का नेता, जिसको लीडर ऑफ अपोजिशन बोला जाता है, लीडर ऑफ अपोजिशन। देखिए, लीडर ऑफ अपोजिशन की अगर हम लोग बात करें, तो सदन का नेता कौन होता है? तो सदन का नेता जिस सदन में पीएम होगा, वो उसका नेता भी होगा। जैसे अगर राज्यसभा में अगर पीएम राज्यसभा का सदस्य है, तो वो उसका नेता होगा। लोकसभा का सदस्य है, तो वो लोकसभा का क्या होगा? नेता होगा। और दूसरे सदन में किसी दूसरे व्यक्ति को, यानी कि समानता जो मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री होते हैं या मंत्री होते हैं या फिर अन्य किसी व्यक्ति को भी वो क्या कर सकता है, जो भी सांसद हैं उसकी पार्टी के, उनमें से किसी व्यक्ति को मनोनीत कर सकता है कि ये इस सदन का क्या होगा? नेता होगा। यानी कि जिस सदन का वो मेंबर होता है, प्रधानमंत्री जिस सदन का मेंबर होता है, वो उस सदन का नेता भी कहलाता है। और दूसरे सदन में अपना व्यक्ति है, अपना प्रतिनिधि है, उसको मनोनीत कर देता है कि ये व्यक्ति जो है, ये व्यक्ति इस सदन का क्या होगा? नेता होगा। ठीक है? तो जैसे सदन के नेता की बात करें, पीएम जिस सदन का सदस्य होगा सदस्य होगा, वो उसका नेता भी कहलाएगा। ओके, जैसे वर्तमान में अगर हम बात करें, तो वर्तमान में लोकसभा का नेता कौन है? पीएम नरेंद्र मोदी हैं, मोदी जी हैं। ओके, मोदी जी क्या है वर्तमान में? क्योंकि मोदी जी हैं, वो किसके मेंबर हैं? लोकसभा के या राज्यसभा के? लोकसभा की सीट से वो सांसद हैं। लोकसभा की सीट से सांसद हैं, तो वो किसके मेंबर कहलाएंगे? लोकसभा के नेता कहलाएंगे। ओके, तो आपको देखने को मिलेगा कि लीडर ऑफ हाउस, लोकसभा का लीडर ऑफ हाउस कौन है? मतलब सदन का नेता लोकसभा का कौन है? तो पीएम है। ओके, प्रधानमंत्री यानी कि नरेंद्र मोदी जी है। और साथ में जो ये पीएम होता है, ये दूसरे सदन में, यानी कि एक सदन में तो खुद ही होगा, किसी दोनों में से किसी ना किसी में तो होगा। अब एक सदन अभी खाली रह गया, तो दूसरे सदन में क्या होगा? जो भी दूसरा सदन होगा, दूसरे सदन में कोई भी जो मंत्री होता है, मंत्री का मनोनयन करता है या मनोनीत करता है। ओके, अपने नेता के रूप में दूसरे सदन में मंत्री को मनोनीत करता है नेता के रूप में, या फिर अपने प्रतिनिधि के रूप में, नेता प्रतिनिधि। ओके, तो ये चीज आप लोग ध्यान रखना है। जैसे अभी राज्यसभा जो लोकसभा है, लोकसभा में तो मोदी जी नेता हैं। तो राज्यसभा में वर्तमान में अगर हम बात करें, तो आप लोग जानते हैं जेपी नड्डा जी, जेपी नड्डा जी। ओके, तो जेपी नड्डा जी हैं, वो क्या है? राज्यसभा के क्या हैं? नेता देखने को मिलेंगे। ओके, तो लीडर ऑफ राज्यसभा कौन है? जेपी नड्डा जी देखने को मिलेंगे। ओके, तो ये चीज है, ये आप लोग को ध्यान रखना है। तो एग्जाम्पल के लिए अगर आप लोग लिखना चाहते हैं, तो एग्जाम्पल भी आप लोग नोट कर सकते हैं, वैसे आवश्यकता नहीं है। इसी तरह विपक्ष का नेता कौन होता है? विपक्ष का नेता, जो दूसरी सबसे बड़ी पार्टी होती है, जिसको विपक्ष पार्टी भी बोला जाता है, उसका नेता जो होता है, उसे हम विपक्ष का नेता बोलते हैं। ओके, यानी कि लीडर ऑफ अपोजिशन बोलते हैं। यानी कि जो विपक्ष होता है, दूसरी सबसे बड़ी पार्टी होती है, उसको हम लोग विपक्ष बोलते हैं। यानी कि दूसरी सबसे बड़ी पार्टी, दूसरी सबसे बड़ी पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी होती है। ओके, उसकी उस दल से जो भी नेता होता है, उसको नेता को विपक्ष का नेता बोला जाता है। नेता को नेता को विपक्ष का नेता बोला जाता है। विपक्ष का नेता बोला जाता है। जैसे लोकसभा में मोदी जी क्या है? नेता हैं। ओके, उस सदन के नेता हैं। और विपक्ष का नेता लोकसभा का कौन है? तो कांग्रेस के राहुल गांधी जी हैं। ओके, तो विपक्ष के नेता की अगर हम लोग बात करें एग्जाम्पल के लिए, तो लोकसभा में राहुल गांधी जी हैं। राहुल गांधी जी आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ओके, तो राहुल गांधी जी हैं, वो लोकसभा के क्या हैं?
विपक्ष के नेता देखने को मिलेंगे। ओके, तो ये चीज आप लोग ध्यान रख सकते हैं। तो जल्दी से नोट करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और चीजें हम समझने का प्रयास करते हैं। इसी तरह से आप लोग अक्सर व्हिप के बारे में सुने होंगे। सदन में क्या होता है, जो पार्टियां होती हैं वो अपना एक व्हिप भी बनाती हैं, तो व्हिप की बात कर लेते हैं। यहाँ पर राकेश कुमार जी बोल रहे हैं, सर अभी कोई क्लास ज्वाइन करेंगे तो डिस्काउंट कूपन उपलब्ध है? हाँ जी, उपलब्ध है। डिस्काउंट कोड अभी भी 999 में ही रखे हुए हैं, कोई प्राइस उसका नहीं बढ़ाया गया है। तो ये चीज देखने को मिलेगी। तो ये चीज आपको समझ में आई? वो कूपन अभी भी अवेलेबल है, हमने हटाया नहीं है उसको। देखिए, ये चीज आपको समझ में आई। तो आपको नेता समझ में आया होगा, विपक्ष का नेता समझ में आया होगा। अब हम लोग थोड़ा विप के बारे में देख लेते हैं। अक्सर आप लोगों को पेपर में भी पूछा जाता है विप के बारे में, क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अब हम लोग विप देख लेते हैं, जल्दी से नोट कर लिए। अच्छा, ये चीज बता देते हैं, सदन का नेता या विपक्ष का नेता। यहाँ पर जगह नहीं, मैं आगे लिख देता हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा, कहीं पर नोट करके लिख लीजिएगा। जो सदन का नेता है या विपक्ष का नेता है, इसका उल्लेख हमारे संविधान के अंदर नहीं किया गया है। इसका उल्लेख नोट करके लिख लीजिएगा। नोट करके क्या लिखना है आपको? नोट करके लिखना है कि सदन का नेता यानी कि लीडर ऑफ हाउस की बात करें या फिर लीडर ऑफ अपोजिशन की बात करें, इसका उल्लेख जो है हमारे संविधान में नहीं किया गया। हमारे संविधान में इसका उल्लेख उल्लेख नहीं किया गया है, ठीक है। और साथ में अगर हम लोग बात करें कि जो सदन की नियम एवं जो संविधि है ना, इसके अंदर जो सदन की जो नियम प्रक्रिया है, उसके अंदर इसका वर्णन किया गया है। ओके, लेकिन हमारे संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं है नेता पक्ष का, और जो नेता विपक्ष का कोई भी उल्लेख नहीं है। अच्छा, एक चीज हम लोग और देख लेते हैं, व्हिप के बारे में देख लेते हैं, जिसको हिंदी में सचेतक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सचेतक, या फिर जिसको व्हिप बोला जाता है। ओके, इसको क्या बोला जाता है? व्हिप बोला जाता है। देखिए, अगर हम लोग व्हिप की बात करें, इसे सदन का सहायक नेता भी बोला जाता है, दूसरी भाषा में इसे सदन का सहायक नेता भी सहायक नेता भी बोला जाता है। और साथ में व्हिप जो होता है ना, ये संसदीय संसदीय सरकार में संसदीय सरकार में परंपरा अनुसार व्हिप बनाया जाता है। परंपरा आधारित पद देखने को मिलेगा। ओके, इसका काम क्या होता है? जैसे प्रत्येक राजनीतिक दल होता है, वो अपना व्हिप है, वो सदन के अंदर बताता है ये हमारा व्हिप है। व्हिप का काम क्या है? व्हिप का काम होता है कि अपने राजनीतिक दल के जो लोग हैं, क्योंकि अब बहुत सारी पार्टियां होती है सदन के अंदर, तो सदन के अंदर उनका सहयोग करना एक तरह से, कि आज आप लोगों को उपस्थित रहना है, इस पर चर्चा होगी, तो वो सूचित करता रहता है अपने लोगों को। अब पीठासीन अधिकारी हर हर सांसद को बताएगा जा करके, हर सांसद को बताएगा जा करके, तो परेशान हो जाएगा। वो क्या है, वो बता देता है कि देखिए कल इस मुद्दे पर चर्चा परिचर्चा होगी, कल इस पर मतदान होने वाला है। अब व्हिप का कार्य है कि वो अपने अपने दल के जो भी लोग हैं, मेंबर हैं, उनको संगठित करे, उनको बुलाए, उनको सूचना दे, कल आपको इतने बजे आना है आकर के। तो ये चीज देखने को मिलेगी, यानी कि यहाँ पर जो प्रत्येक राजनीतिक दल, ये भी लिख लीजिए, प्रत्येक राजनीतिक दल जो है, प्रत्येक राजनीतिक दल है या पार्टी है, वो अपने सदस्यों में से व्हिप को चुनती है। ओके, व्हिप बता देती कि ये हमारा व्हिप होगा। अच्छा, इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है कि अपनी पार्टी, मैं जो अभी बताया हूं, अपनी पार्टी का सहयोग करना। जैसे अपनी पार्टी के सदस्यों, यहाँ पर जगह का अभाव हो गया है थोड़ा सा, मेरे को नेक्स्ट पेज पे लिखना चाहिए था। अपनी पार्टी के सदस्यों की सदन में उपस्थिति को बनाए रखता है।
सदन में उपस्थिति को बनाए रखने में सहायता करता है। जैसे ये बताता है कि आज ये बहुत प्रमुख चीज़ है भाई, आज छुट्टी मत मानना, गोला नहीं मानना है, सभी लोगों को आना है। आज मतदान होने वाला है, देखो कल नहीं आए थे कोई बात नहीं, हल्ला नहीं करने आए थे कोई बात नहीं, लेकिन कल मतदान है, कल ज़रूर आना है। तो वो इसका कार्य होता है व्हिप का। तो व्हिप बस समझ लीजिएगा, कोई ये रॉकेट साइंस नहीं है। सचेतक या व्हिप क्या होता है, प्रत्येक राजनीतिक दल होता है सदन के अंदर अपना एक व्हिप बनाता है। ये संसदीय कहीं भी हमारे संविधान में इसके बारे में प्रावधान नहीं किया गया है, बल्कि ये संसदीय परंपरा पर आधारित है। संसदीय सरकार होती है, उस परंपरा पर आधारित है, तो एक व्हिप बनाया जाता है। तो ये जो व्हिप होता है, इसका काम होता है कि अपनी पार्टी का एक तरह से सहयोग करना, सभी की उपस्थिति सदन के अंदर बनाए रखना, समय-समय पर सूचित करना, तो ये कार्य होता है, ठीक है? तो ये चीज़ आप लोग समझ गए होंगे। कोई भी कन्फ्यूज़न होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं, नहीं तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है? देखिए इतनी डिटेल में आप लोगों को पढ़ाया जाता है, इतनी डिटेल में तो आप सामान्यतः देखेंगे कि 2-2 लाख रुपए फीस भी देते हो, वहाँ भी कहते ये तुम खुद पढ़ लेना जा करके, हम नहीं पढ़ाने वाले। इतनी डिटेल में आप लोग नहीं पढ़ाते, वो मेन चीज़ पढ़ाते हैं, फिर कहते हैं कि वो खुद पढ़ो जा करके। ओके? तो हम आप लोगों के लिए क्या है, हर एक टॉपिक कवर कराते हैं, हर एक टॉपिक आप लोगों को बताते हैं, जो आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। ये नहीं कहते कि आप ये बहुत बेसिक चीज़ है, इसको खुद पढ़ लीजिएगा जा करके। ओके? तो वो सारी चीज़ें आप लोगों को पढ़ाई जाती है। अभी हम लोग चलते हैं सदन की कार्यवाही, इतनी विस्तार में किसी भी कोचिंग में नहीं पढ़ाया गया होगा, हम दावा करके कह सकते हैं, जितने विस्तार में आज हम आपको चीज़ें आगे पढ़ाएँगे, कल भी पढ़ाएँगे। परेशानी वाली बात नहीं है, जब तक खत्म नहीं होगा तब तक आप लोगों को विस्तार में चीज़ें पढ़ाई जाएँगी। संसद में आप लोग मतलब वैसे तो पूरा पॉलिटी ही आप लोगों को अच्छे से पढ़ाया गया है, ऐसी बात नहीं है। तो हर चीज़ में हमने आपको एकदम डीप में नॉलेज दी है, बस आपको रिवीज़न करना है। अगर भूल जाएँ, बहुत लंबे समय तक आप लोग अगर रिवीज़न नहीं करेंगे तो भूल जाएँगे, तो ये रिकॉर्डेड क्लासेस पड़ी रहती है। इनको आप रिकॉर्डेड क्लास भी जितनी बार चाहें तो देख सकते हैं। स्पीड में बढ़ा करके देख सकते हैं, क्योंकि इसमें हम लिखते भी हैं, समझाते भी हैं, तो स्पीड में करके क्योंकि ऑप्शन है इसमें, आप थोड़ा-सा फ़ास्ट कर सकते हैं 1.25 में। जहाँ पर लिखा रहे हो, वहाँ पर आप स्किप कर सकते हैं। तो चीज़ें अगर कहीं पर कोई भी कन्फ्यूज़न रहता हो, तो जाकर के आप लोग देख सकते हैं। आप लोग ऐसा किया करिए, आप ये ज़रूर जब भी आप लोग नोट्स बनाएँ उसमें लिख लिया करिए जैसे इस वाले जैसे कि आज कौन से नंबर का ये है 48 नंबर पॉलिटी 48 नंबर में हम क्या पढ़ाए हैं। ये वहाँ पर लिख लिया करिए कौन से नंबर की क्लास है। तो जो भी आपको कन्फ्यूज़न रहेगा तो आप डायरेक्ट वही वाली क्लास ओपन करिएगा आकर के, उसी को देखिएगा आकर के कि हाँ, 48 नंबर की क्लास है उसमें हमको डाउट था। तो वही क्लास ओपन करके दोबारा आप लोग देख सकते हैं। ऐसा तो आप खोजते-खोजते क्या हो जाएँगे, बुढ़ौती आ जाएगी आप लोगों के ऊपर। तो ये चीज़ देखने को मिलेगा। सर डिस्काउंट कूपन बता दीजिए। डिस्काउंट कूपन उसी के ऊपर दिखता है आप लोगों को। मतलब आप लोग जब उस पर बाय करने जाएँगे तो दिखता है वहाँ पर अप्लाइड का ऑप्शन आता है। मैं भूल गया हूँ। शायद आरजी सर 100 करके या क्लब आईएएस करके कुछ होगा। मैं अभी क्लास खत्म होगा ना तो मैं आप लोगों को बता दूँगा, ठीक है? अभी मेरे को ध्यान नहीं है। शायद आरजी सर करके ही कुछ दिया रखा होगा। आरजी सर 100 या आरजी सर करके कुछ होगा। तो वो आप लोग जब उस पर बाई करने जाएँगे मतलब जो भी बाई करने जाएगा आप लोगों ने तो सबने बाई करके रखा है। जो भी बाई करने जाएगा वहाँ पर ऑप्शन आ जाता है मतलब अप्लाइड कूपन का ऑप्शन आएगा, उसपे जैसे ही क्लिक करेंगे वो अपने आप ऑटोमैटिकली अप्लाइड हो जाएगा। देखिए हम लोग अभी चीज़ों को समझने का प्रयास कर लेते हैं। देखिए, ये चीज़ें आप लोग समझ में आई। अब हम लोग देखते हैं पार्लियामेंट सेशन के बारे में बात कर लेते हैं। किसके बारे में? पार्लियामेंट्री सेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो चलिए हेडिंग डालिए। पार्लियामेंट सेशन की बात कर लेते हैं। हिंदी में इसको संसद के शस्त्र बोला जाता है। संसद के शस्त्र बोला जाता है। आप तो क्लास में ज्वाइन है किसको ज्वाइन कराना था? राकेश जी बोल रहे हैं कि सर फिर से क्लास ज्वाइन करेंगे क्या? राकेश जी अच्छा ज्योति जी बोल रहे हैं कि राकेश जी फिर से क्लास जॉइन करेंगे। राकेश जी को जॉइन नहीं करना होगा किसी और को शायद जॉइन करा रहे होंगे राकेश जी। वो तो ऑलरेडी फुल पेमेंट किए हुए हैं राकेश जी। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। जैसे पार्लियामेंट्री सेशन की हम बात करें, पार्लियामेंट्री सेशन है, आप लोगों को अगर मतलब क्लासेस अच्छी लगती हों, तो आप लोग अपने दोस्तों को बता सकते हैं, जैसे राकेश जी बता रहे हैं, तो आप लोग भी बता सकते हैं। क्योंकि हम कहीं प्रचार तो करते नहीं हैं ऐसा।
तो आप ही लोग बता सकते हैं अगर आप लोगों को लगता है कि वैल्यूएबल कंटेंट हम आप लोगों को प्रोवाइड कराते हैं। वैसे तो आप लोग समझ गए होंगे, इतने दिनों से पढ़ा रहे हैं तो बताने की ज़रूरत नहीं है। तो आप लोग बता सकते हैं, तो हमारा भी थोड़ा सहयोग हो जाता है। देखिए अगर हम लोग बात करें, क्योंकि जैसे हमें पैसे की थोड़ा प्रॉब्लम रहती है, इसी वजह से तो हम अभी तक बोर्ड नहीं खरीद जो बोर्ड होता है डिजिटल बोर्ड है, कब से सोच रहे हैं लेने की। कम से कम उसमें 3 लाख के समथिंग में उसका 3 साढ़े 3 लाख का खर्च उसमें आएगा। तो एक प्रॉपर अच्छा स्टूडियो बनाने के लिए पैसा ही नहीं हो पाता है, क्योंकि कॉस्ट ही थोड़ा कम रखते हैं। हर चीज़ में हम कॉस्ट कम रखते हैं। और यूट्यूब पर आप देख रहे होंगे, अभी हम आपको क्लासेस कराते हैं, किसी क्लास में आपको ऐड देखने को नहीं मिलेगा, सभी में ऐड बंद करके रखे हैं, जिससे सभी स्टूडेंटों को स्मूथली एक्सपीरियंस हो, कि उनको ऐसा ना लगे कि ऐड ऐड बहुत आ रहा है। और जो अब रिकॉर्डेड क्लास भी जो देखेगा जा करके ऐप यूट्यूब के ऊपर, तो उस पर जो ऐड भी आएगा ना, तो 1 या 2 ऐड आएगा पूरे 2 ढाई घंटे की क्लास में। अभी उस पर तो कोई ऐड ही नहीं, लाइव क्लास में तो कभी भी ऐड नहीं लगाया जाता है यूट्यूब पर, आप लोग देखिएगा जा करके। अभी जो आपने 4-5 दिन से क्लास देख रहे होंगे, किसी पर भी ऐड नहीं आ रहा होगा। लाइव क्लास पर तो बहुत पहले से नहीं आ रहा है, अभी रिकॉर्डेड पर भी नहीं आ रहा होगा। सब पर हम ऐड हटवा देते हैं। और जो ऐड है वो मैनुअली ऐड कराएंगे, क्योंकि वो यूट्यूब का मोनेटाइजेशन ऑन कर दो तो उसमें हर 8 मिनट के बाद ऐड आता है, वो बहुत इरिटेटिंग लगता है। वो भी हम 1 घंटे के बाद सिर्फ एक ऐड आया करेगा, मतलब 1 घंटे के बाद इंसान को वैसे भी थोड़ा सा रिलैक्स होना चाहिए। तो 45 से 1 घंटे के बाद ही एक ऐड आएगा जा करके, वो हम शेड्यूल करा देंगे थोड़ा बहुत, क्योंकि हल्की फुल्की अर्निंग यूट्यूब से भी होनी चाहिए, क्योंकि हमें भी यहाँ पर थोड़ा निकालना पड़ता है पैसा वैसा। तो क्योंकि स्टूडियो का खर्च काफ़ी हो जाता है। हम लोग अगर बात करें आर्टिकल 85 की बात करें, आर्टिकल 85 है, ये कहता है सिर्फ अनुच्छेद 85 कहता है कि एक वर्ष में या इस तरह से आप बोल सकते हैं कि दो सत्र के बीच में, दो सेशन के बीच में, दो सत्र के बीच में क्या है, दो सत्र के बीच में मैक्सिमम 6 माह का गैप हो सकता है। कितने माह का? दो सत्र के बीच में मैक्सिमम 6 मंथ का या 6 माह का अंतर हो सकता है। यानी कि इस अनुसार क्या हुआ, इसका तात्पर्य हुआ कि एक वर्ष में कम से कम 2 सेशन तो कराने पड़ेंगे। इस अनुसार क्या हुआ कि एक वर्ष में कम से कम 2 सेशन तो होने ही चाहिए, 2 सत्र अनिवार्य हैं, ओके? और मैक्सिमम की नो लिमिट है, यानी कि 2 सत्र तो मिनिमम होने ही चाहिए, और मैक्सिमम की नो लिमिट है। इधर लिख देता हूँ मैं, आप लोग लिख लीजिएगा, मैक्सिमम की नो लिमिट लिख लीजिएगा। नो लिमिट यानी कि मैक्सिमम की कोई लिमिट ही नहीं है। आप कितने भी रखिए, चाहे 1000 रखिए, 10,000 रखिए, लेकिन व्यवहार में ये संभव नहीं है भाई। ये यानी कि इसका तात्पर्य हुआ कि अगर अगर 2 सेशन, 3 सेशन, 4 सेशन, 5 सेशन, 7 सेशन, 10 सेशन बुलाए जा रहे हैं, तो ये संभव है। सैद्धांतिक रूप से क्या है, संभव है, कितने भी बुलाए जा सकते हैं, व्यवहार में तो नहीं। सामान्यतः हमारे भारत के अंदर कितने सेशन देखने को मिलते हैं? व्यवहार में अगर हम लोग देखें तो हमें 3 प्रकार। मैं इधर थोड़ा क्लीन कर दूँ आप लोग, क्योंकि मेरे को अभी ज़रूरत पड़ेगी। आप लोग इधर लिख लिए होंगे। तो देखिए अगर हम व्यवहार में अगर हम बात करें तो 3 सेशन होते हैं। 3 सेशन होते हैं। कौन-कौन सा? एक होता है बजट सेशन, बजट सत्र हम लोग बोलते हैं। दूसरा होता है मानसून, यानी कि जब हमारे यहाँ मानसून आ जाता है, वर्षा काल आ जाती है। मानसून के समय होता है, इसीलिए इसको मानसून सत्र बोल दिया जाता है। मानसून शस्त्र बोल दिया जाता है। एक तीसरा होता है जिसको बोलते हैं हम शीतकालीन शस्त्र बोलते हैं। शीतकालीन शस्त्र बोलते हैं। देखिए, इंग्लिश में इसको बजट शस्त्र को बजट शस्त्र ही बोला जाता है। बजट शस्त्र। अब बजट शस्त्र 1 फरवरी को देखिएगा बजट प्रस्तुत किया जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। बजट सेशन इसको बोलते हैं। मानसून को हम लोग मानसून सेशन ही बोलते हैं। मानसून सेशन को हम लोग मानसून सेशन ही बोलते हैं। शीतकालीन सत्र को हम लोग विंटर सेशन बोलते हैं। ठंडी का जो होता है विंटर सेशन। ये कब कब आयोजित किए जाते हैं? तो ये जो है, ये वर्ष का बजट सत्र होता है, ये वर्ष का प्रथम सत्र होता है। वर्ष का जो जो भी फाइनेंशियल ईयर होता है उसका, सॉरी फाइनेंशियल ईयर जो भी वर्ष जैसे स्टार्ट होता है, जनवरी से स्टार्ट होता है, तो हमारा फाइनेंशियल ईयर तो हम लोग जानते हैं कि
1 अप्रैल से शुरू होकर के 31 मार्च तक जाता है। तो वर्ष का प्रथम सेशन होता है, प्रथम सत्र होता है, प्रथम सत्र होता है। और इसकी अवधि की बात करें तो इसकी जो अवधि होती है वो 1 फरवरी को स्टार्ट होता है, 1 फरवरी को स्टार्ट होता है, 1 फरवरी से लेकर के मार्च तक चल सकता है, मार्च तक ये चल सकता है। और जो मानसून सत्र होता है ये सामान्यतः भारत का दूसरा सत्र होता है। समानता क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि ऐसा भी हो सकता है इसके बीच में कोई विशेष शस्त्र बुला लिया जाए, ऐसा हो सकता है संभव। लेकिन समानता ये क्या होता है, यह है वर्ष का वर्ष का दूसरा शस्त्र यानी कि सेकंड शस्त्र होता है। ये शीतकालीन शस्त्र होता है, ये सामान्यतः वर्ष का अंतिम शस्त्र होता है, वर्ष का अंतिम शस्त्र होता है, अंतिम शस्त्र होता है। ओके, संभवतः मैं क्यों बोल रहा हूँ या समानता क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि इनके बीच में आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रपति के द्वारा विशेष सत्र का आयोजन किया जा सकता है। तो कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, ठीक है। जो मानसून सत्र है ये कब होता है? इसकी अवधि होती है जुलाई जुलाई से अगस्त के बीच में, जुलाई अगस्त में इसको बुलाया जाता है। शीतकालीन सत्र है, ये लास्ट में महीने के, ये लगभग में नवंबर दिसंबर के इधर बुलाया जाता है, ये नवंबर दिसंबर के इधर इसको बुलाया जाता है। ओके, अच्छा राकेश जी बोल रहे हैं कि मेरी ये छोटी वाली सिस्टर है वो ज्वाइन करेंगी, क्योंकि उनकी 22 फरवरी को मैरिज हो जाएगी, तो वहां कैसे क्लास करेंगी, बाई करेंगी तो ठीक रहेगा। अच्छा अच्छा, ये बात है, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो सिस्टर के लिए हमारे इधर से गिफ्ट है, हम स्पेशल कोड बना करके दे देंगे, वो आप लोगों को नहीं देना पड़ेगा पैसा, ठीक है। तो अब क्योंकि सिस्टर है, आपकी सिस्टर है तो हमारी भी सिस्टर हुई ना, तो क्या कहते हैं, आपने बाई करके ऑलरेडी रखा है, उनके लिए कोड बना करके दे देंगे, हम स्पेशली कोड बना देंगे, कोई रुपए नहीं देना पड़ेगा, बस वो ज्वाइन कर जाएंगे, जो 10-20 रुपए जाएगा वही, क्योंकि वो उतना जाता ही जाता है, उससे कम नहीं होगा, तो वो मैं बना करके दे दूंगा, परेशान नहीं होना है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, आज रात में मैं कोड बना के दे दूंगा। उनका वो बता दीजिएगा कि कौन सी आईडी उनकी है, उसी आईडी पर वो अपने आप अप्लाइड हो जाएगा। आईडी सेंड कर दीजिएगा उनकी कौन सी आईडी है। तो देखिए, अगर हम लोग बजट शस्त्र की बात करें तो बजट शस्त्र जो है, बजट शस्त्र है, इसमें क्या काम होता है? तो देखिए, बजट शस्त्र की कार्यविधि के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। बजट शस्त्र जब भी होता है तो इसमें स्टार्टिंग में बजट शस्त्र जब स्टार्ट होता है तो उससे पहले क्या होती है, संयुक्त बैठक होती है। आखिर संयुक्त बैठक क्यों होती है? क्योंकि वर्ष का पहला, मैंने आपको राष्ट्रपति जब पढ़ा रहा था तब आपको ध्यान होगा कि राष्ट्रपति जो भी वर्ष का पहला सेशन होता है उसको संबोधित करता है, या फिर जब नई सरकार का गठन होता है, यानी कि नई लोकसभा का गठन होता है, तो जब नई सरकार आती है यानी कि नई लोकसभा का गठन होता है, तो नई लोकसभा की जो पहली मीटिंग होती है उसको भी राष्ट्रपति संबोधित करता है। यानी कि वर्ष का पहला सत्र राष्ट्रपति के द्वारा संबोधित किया जाता है, और जो सरकार का पहला सेशन होता है यानी कि लोकसभा, नई लोकसभा का जो पहला सत्र होता है उसको भी राष्ट्रपति द्वारा संबोधित किया जाता है। तो ये क्या है, ये बजट सत्र होता है, ये वर्ष का संभवतः वर्ष का फर्स्ट सेशन है, और फर्स्ट सेशन है तो राष्ट्रपति के द्वारा अभिभाषण दिया जाएगा। राष्ट्रपति है, आप दोनों सदनों में अलग अलग जाकर के तो अभिभाषण नहीं देंगे, इस वजह से ज्वाइंट मीटिंग बुलाई जाती है, संयुक्त बैठक बुलाई जाती है इस वजह से। ओके, तो इसके शुरुआत में संयुक्त बैठक होती है। क्या होती है? संयुक्त बैठक होती है। क्या होती है? ज्वाइंट मीटिंग यानी कि संयुक्त बैठक। संयुक्त बैठक का तात्पर्य क्या है? लोकसभा और राज्यसभा दोनों के मेंबर जो होते हैं उन्हें एक जगह पर बुलाया जाता है, और उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? सभापति नहीं कर सकते। कौन करेगा अध्यक्षता? लोकसभा का अध्यक्ष ज्वाइंट मीटिंग की अध्यक्षता करता है, और यहाँ पर ही राष्ट्रपति हैं वो अपना अभिभाषण देते हैं, यानी कि इसी ज्वाइंट मीटिंग में, संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति द्वारा अभिभाषण दिया जाता है। क्या दिया जाता है? अभिभाषण दिया जाता है, ठीक है। राष्ट्रपति द्वारा क्या दिया जाता है? अभिभाषण दिया जाता है। जब वो राष्ट्रपति अपना अभिभाषण देते हैं तब राज्यसभा, लोकसभा धन्यवाद प्रस्ताव पारित करते हैं। किसके लिए? थैंक्स भी तो बोलेंगे। सोचिए, इतना बड़ा व्यक्ति, राष्ट्रपति क्या इस देश का प्रमुख है,
इस देश का प्रमुख है, भारत का प्रथम नागरिक है, बहुत सर्वोच्च पद है, भारत का सबसे सर्वोच्च पद कौन-सा है? राष्ट्रपति है। वो अभिभाषण दिए हैं, तो उनको धन्यवाद, थैंक्स भी तो बोलना पड़ेगा। तो धन्यवाद प्रस्ताव फिर लाया जाता है और धन्यवाद प्रस्ताव पारित करना होता है राज्यसभा और लोकसभा से। तो धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया जाता है किसके लिए? राष्ट्रपति के लिए पारित किया जाता है। फिर इसके बाद दोनों हाउस में, अब इधर जगह नहीं, मैं आगे लिख देता हूँ, फिर आगे लिख देता हूँ, मतलब राष्ट्रपति क्या कर देते हैं? राष्ट्रपति संयुक्त बैठक में अभिभाषण देते हैं, अभिभाषण। ओके, जब ये अभिभाषण देते हैं तब दोनों सदन, दोनों सदन से तात्पर्य क्या है? राज्यसभा और लोकसभा, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, राज्यसभा एवं लोकसभा, ये दोनों क्या करते हैं? दोनों धन्यवाद प्रस्ताव पारित करते हैं, धन्यवाद प्रस्ताव पारित करते हैं। और अगर लोकसभा में अगर ये धन्यवाद प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया, तो माना जाता है कि सरकार है वो बहुमत खो चुकी है, तो सरकार यहाँ पर गिर जाती है। धन्यवाद प्रस्ताव का पारित होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर ये पारित नहीं हो पाया, इसका तात्पर्य है कि जो सरकार है वो लोकसभा के अंदर अपना बहुमत खो चुकी है, अब उसके पास बहुमत नहीं बचा, उसके पास अब लोकसभा का विश्वास नहीं रह गया, विश्वास उठ चुका है, तो सरकार गिर जाती है। ओके, तो ये चीज आप लोग ध्यान रखना है, क्योंकि फिर माना जाता है कि भाई अब आप ये धन्यवाद प्रस्ताव पारित नहीं करा पाए, तो यानी कि आपका क्या हो गया भाई। तो ये आगे हम अभी देखेंगे। ओके, इस चीज को मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा वैसे सभी प्रस्ताव के बारे में, बस यहाँ पर मैं थोड़ा-सा बता दिया हूँ, हिंट दे दिया हूँ। ऐसा होता है। ओके, तो जो बजट सत्र होता है, इसमें कौन से कार्य होते हैं? नाम ही है बजट सत्र, यानी कि जो वित्तीय कार्य होते होंगे। जब मतलब वर्ष का ये प्रथम सत्र है, तो वर्ष के प्रथम में ये डिसाइड किया जाता है कि वर्ष भर किस प्रकार से कार्य होगा, कौन कौन सी परियोजनाएं चलेंगी, कैसे कैसे धन का आवंटन होगा। तो यानी कि इसमें वित्तीय कार्य मुख्य रूप से किए जाते हैं, यानी कि पूरे साल की एक तरह से रेखा निर्धारित की जाती है कि किस तरह से व्यय होगा, कहाँ होगा, कैसे कर्ज लिया जाएगा, वो सारी चीजें बताई जाती है। और साथ में पिछले वर्ष हमने कितना खर्च किया है, कितना हमने कर्ज लिया है, कितनी हमारी आय हुई है, कितना हमारा खर्च हुआ है, उसका भी ब्यौरा प्रस्तुत किया जाता है। ओके, तो आप लोग ये चीज जानते होंगे। तो इसमें जो मुख्यतः कौन से कार्य होते हैं? इसमें मुख्यतः जो है, इसमें मुख्यतः इसमें वित्तीय कार्य किए जाते हैं, मुख्यतः वित्तीय कार्य किए जाते हैं, वित्तीय कार्य किए जाते हैं। तो जल्दी से आप लोग लिख लीजिएगा, इसमें बजट, जो बजट है वो इसी में प्रस्तुत किया जाता है। 1 फरवरी को आप लोग अभी देखेंगे तो सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, अप्लाइड हो जाएंगी। अब देखिए हम लोग देखते हैं मानसून सत्र। मानसून सत्र है ये जुलाई से अगस्त के बीच में होता है, इसमें इसमें थोड़ी ना होगा जा करके। अब मानसून सत्र जो है, इसमें थोड़ी ना होगा जा करके कि इसमें राष्ट्रपति फिर से आकर के अपना अभिभाषण देंगे, नहीं, क्योंकि या तो वर्ष का पहला होना चाहिए। सरकार का अगर मतलब जो लोकसभा है अगर उसका गठन हुआ है, तो लोकसभा का गठन हुआ है तो वो किसी भी वर्ष हो सकता है। जैसे आपने देखा अभी जून जुलाई के इधर जब नई लोकसभा आई थी, तब वहां पर राष्ट्रपति ने फिर से अभिभाषण दिया था। ओके, तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा कि यहाँ पर मुख्य तौर पर कौन से कार्य किए जाते हैं? यहाँ पर मुख्य तौर पर विधायी कार्य, कौन से कार्य किए जाते हैं? मुख्यतः यहाँ पर विधायी कार्य, विधायी कार्य प्लस चर्चा के कार्य किए जाते हैं। ओके, यानी कि विधायी कार्य, जैसे कोई संविधान संशोधन करना है, कोई कानून लाना है, कोई विधेयक इस तरह का लाना है, तो वो सामान्यतः मानसून सत्र में किए जाते हैं, क्योंकि वित्तीय सत्र पूरा वित्तीय कामों में ही निकल जाता है। ऐसा नहीं है कि वहां पर विधायी कार्य नहीं किया जा सकता है, ऐसा कहीं भी ऐसा नहीं है कि बजट सत्र में सिर्फ बजट से ही संबंधित चीजें होंगी, वहां पर कोई कानून पारित नहीं किया जा सकता, ऐसा लिखा हुआ है, नहीं। क्योंकि ये शस्त्र है, ये काफी बिजी शस्त्र होता है, इसमें मुख्यतः जो होते हैं वो वित्तीय कार्य ही हो पाते हैं, अन्य कार्य इसमें सामान्यतः नहीं हो पाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हो नहीं सकते, हो भी सकते हैं। और जो मानसून शस्त्र है, इसमें मुख्यतः क्या कर लिए जाते हैं? विधायी कार्य कर लिए जाते हैं, क्योंकि वित्तीय कार्य पहले हो चुके हैं। अब विधायी कार्य और साथ में चर्चाएं होती हैं विभिन्न चीजों पे कि बेरोजगारी बहुत है, महंगाई बहुत बढ़ रही है, मुद्रास्फीति बहुत है,
कोई है वहां पर दंगा फसाद क्यों हो रहा है, बीपीएससी में भाई इतनी धांधली क्यों हो गई, परीक्षाओं में धांधली क्यों हो गई, जो रोजगार के अवसर क्यों नहीं उत्पन्न हो रहे। तो ये चर्चाएं और विधायी कार्य इसमें कर दिए जाते हैं। शीतकालीन में भी सेम चीजें की जाती हैं। शीतकालीन में भी क्या की जाती है, सेम चीजें। इसमें भी देखिए सेम विधायी कार्य एवं चर्चाएं की जाती हैं, चर्चा के कार्य किए जाते हैं। ओके। ओके, तो ये चीज आप लोग देखने को मिलेगी। समझ में आया? मैं अभी पीछे कर दूंगा, जिन लोगों का छूट गया है वो लिख लीजिएगा, मतलब आगे इसका थोड़ा सा मैंने आगे लिखा है ना, आप लोग पहले इतना नोट कर लीजिएगा। ज्योति जी, आपको सब कुछ समझ में आ रहा है इसमें? और सभी लोग जो भी देख रहे हैं क्लासेस वो भी बताएं, अगर कुछ समझ में ना आ रहा हो या फिर कोई दिक्कत हो तो बता सकते हैं आप लोग, ठीक है? आज देखिए जिन लोगों को डाउट रहता होगा थोड़ा बहुत मतलब ये शस्त्रों के बारे में या फिर संसद के बारे में, वो डाउट्स आप लोगों के क्लियर हो जाएंगे। अभी तो और डीप में पढ़ाना है, अभी तो ये शुरुआत है। अभी तो संसद स्टार्ट हुआ है, मतलब समझ लीजिए। ओके, अभी तो काफी चीजें हैं, एक दो क्लासेस और होने वाली हैं इस पर। राकेश जी बोल रहे हैं ऑल ऑल क्लियर है, तो बहुत अच्छी बात है। ज्योति जी, आपका भी सब कुछ क्लियर है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए इधर अगर छूट गया हो तो इधर आप लोग लिख सकते हैं, वो बजट शास्त्र का नीचे का थोड़ा सा रह गया था। जितेंद्र जी भी बोल रहे हैं जी सर सब कुछ क्लियर है, बहुत अच्छी बात है। अगर कोई डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा। वैसे तो मैं इतना स्लो पढ़ाता हूँ, तो कोई डाउट रहना नहीं चाहिए। अगर रहता भी है तो पूछ लीजिएगा दोबारा, फिर क्लियर कर देंगे। आप लोग जल्दी से नोट कर लीजिएगा, नहीं तो कहेंगे सर हम लिखने का मौका नहीं दे रहे हैं। शिकायतें आने लगेंगी बहुत सारी। तो कोई बात नहीं, शिकायत का मौका नहीं देंगे, आप लोग लिख लीजिएगा। देखिए अब हम लोग इसमें और शस्त्रों, अच्छा इधर ही मैं लिख देता हूँ, जगह है तो यहाँ पर। तो वैसे कुछ रह गया है इसमें, अब विशेष शस्त्र मैं बोल रहा था, विशेष शस्त्र लिख लीजिए आप। जैसे अगर हम विशेष शस्त्र की बात करें, जैसे ये जो 3 शस्त्र बताए हैं मैंने, जो बजट शस्त्र हो गया, मानसून शस्त्र हो गया, शीतकालीन शस्त्र हो गया, इसके अलावा भी अगर कोई शस्त्र बुलाने की आवश्यकता महसूस होती है तो बुलाया जा सकता है, जिसको हम विशेष शस्त्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विशेष शस्त्र बोलते हैं। जो ये विशेष शस्त्र होते हैं, इन्हें किसके द्वारा बुलाया जाएगा? वही सेम राष्ट्रपति द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा द्वारा इन्हें बुलाया जाएगा। और साथ में राष्ट्रपति कैसे बुलाएंगे? तो राष्ट्रपति हैं, इसको तब बुलाएंगे जब मंत्रिपरिषद है, मंत्रिपरिषद है, मंत्रिपरिषद है, वो इस पर राय देगी, यानी कि मंत्रिपरिषद की सलाह पर। ओके। या फिर मंत्रिपरिषद की सलाह पर भी इस विशेष सत्र बुलाया जा सकता है, या फिर सदन के मेंबर, या फिर कुछ भी आप लोग लिखना चाहते हैं लिख लीजिएगा। या फिर इसी सदन, इसी सदन के 1/3 मेंबर के निरोध पर, मतलब आग्रह पर, यानी कि किसी सदन के 1/3 मेंबर हैं, 1/3 मेंबर हैं, वो आग्रह करते हैं राष्ट्रपति जी से कि प्लीज, कृपया आप विशेष सत्र बुलाइए, हमें चर्चा करनी है, परिचर्चा करनी है किसी चीज के ऊपर, तो आपको सत्र प्लीज बुला लीजिए। तो अगर किसी सदन के 1/3 मेंबर है, राष्ट्रपति से अनुग्रह करें, या फिर मतलब बोले कि कर दीजिएगा, या फिर मंत्रिपरिषद है वो ऐसी सलाह दे राष्ट्रपति को, तो राष्ट्रपति विशेष सत्र बुला सकता है, कभी भी बुला सकता है। ओके, तो ये चीज ध्यान रखना है। इसी तरह से देखिए एक और शब्दावली जो अक्सर पूछी जाती है एग्जाम में, और भौकाल जमाने के लिए आप इसका उपयोग कर सकते हैं, लेम डक शस्त्र के बारे में। जैसे लेम डक शस्त्र के बारे में। ओके, जिसको लेम डक सेशन बोलते हैं। ओके,
लेम डक सेशन बोलते हैं। लेम डक सेशन जो होता है, जिसको हिंदी में दूसरी भाषा में पंगु शस्त्र भी बोला जाता है, या इसको पंगु शस्त्र भी बोला जाता है, जिसको पंगु शस्त्र भी कहा जाता है। ठीक है, पंगु शस्त्र या लेम डक शस्त्र बोला जाता है। ये लेम डक शस्त्र या पंगु शस्त्र क्या होता है? ये ये लोकसभा का जब अंतिम शस्त्र होता है, लोकसभा का अंतिम, लोकसभा या विधानसभा जो भी है, उसका अंतिम शस्त्र जो होता है, अंतिम शस्त्र होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? लेम डक शस्त्र बोलते हैं। लेम डक का मतलब क्या होता है? एक तरह से लेम डक का मतलब होता है जो आखिरी है, और लेम डक के नाम से भी चिढ़ाया जाता है। जैसे कि सदन के अंदर जब नई लोकसभा का गठन हो जाता है, मतलब चुनाव हो जाता है, तो चुनाव हो जाता है तो पता चल जाता है कि कौन-कौन सांसद बन गया है, कौन-कौन सांसद बन गया है। तो जो आखिरी शस्त्र होता है, तो इसमें से कुछ ऐसे मेंबर होते हैं जो अगली लोकसभा के लिए नहीं चुने जाते हैं। तो उनका प्रभाव सदन के अंदर कम हो जाता है। सदन के अंदर उनका प्रभाव कम हो जाता है, तो उन्हें लेम डक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लेम डक कह करके एक तरह से चिढ़ाया जाता है, या फिर उनका प्रभाव कम हो जाता है, क्योंकि पता है भाई ये चंद दिनों के मेहमान हैं, अब तो ये सांसद नहीं रहेंगे। तो उनका सदन के अंदर प्रभाव कम हो जाता है, इम्पैक्ट कम हो जाता है, तो उनको लेम डक कहा जाता है। लेम डक कहा जाता है। ओके, तो लेम डक इधर आप लोग लिखना चाहते हैं क्योंकि जगह का अभाव है काफ़ी, तो मैं इधर लिख देता हूँ। जैसे अगर हम लोग बात करें लेम डक की, लेम डक की बात करें, तो लेम डक किन्हें कहा जाता है? उन सदस्यों को, उन सदस्यों को कहा जाता है जो जो अ, नई लोकसभा, नई लोकसभा या फिर जो विधानसभा, विधानसभा में निर्वाचित नहीं हो पाते, निर्वाचित नहीं हो पाते, तो उनका सदन के अंदर प्रभाव कम हो जाता है, तो उन्हें क्या बोला जाता है? लेम डक्स बोला जाता है। समझ गए आप लोग? तो आप लोग लिख लीजिएगा, इधर छूट गया होगा तो परेशानी होना है। ज्योति जी बोले, ज्योति जी सर, हमने तो नोट ही नहीं किया। क्या नोट नहीं किया आपने? ज्योति जी लगता है कहीं चले गए थे। मम्मी जी बुला ली थी क्या, या फिर घर में कोई बुला लिया था? लड़कियों की यही बड़ी समस्या है, कोई भी काम करो तो फट से बुलाओ कि अभी रोटी सेकना है, खाना खिलाना है, थाली परसना है, और 10 तरह के काम बता देते हैं। बड़ी समस्या है। कोई बात नहीं, जल्दी से आप लोग लिख लीजिएगा। ज्योति जी कह रहे हैं जी सर, बड़ी समस्या है, क्या कर सकते हैं अब? आप डाँट दिया करिए अगर कोई काम बताया करे, बोले कि कोई लड़का पढ़ रहा है तब उसको डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा, लड़की पढ़ रही है उसको 10 बातें बताई जाएगी कि अभी पढ़ने के लिए, बैठने के लिए रह गया, हैं? तो 10 तरह की बातें सिखा दी जाती हैं। आप भी डाँट दिया करिए घर वालों को कि हम नहीं कर सकते काम। ये चीज़ है, अगर इसी वजह से ज्योति जी का बीच-बीच में थोड़ा छूट जाता है, फिर कॉन्सेप्ट भी क्लियर नहीं हो पाता है कभी-कभार, बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। तो आपको रात में आप रिकॉर्डेड क्लासेस देख लिया करिए, या फिर ऐसा करिएगा, क्योंकि बीच में अगर आप स्किप हो जाएगा ना, तो फिर वो समझने में चीज़ें समस्या आ जाती है, क्योंकि हर चीज़ क्या होती है, कनेक्ट रहती है एक-दूसरे से। चलिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस चीज़ को जल्दी से नोट कर लीजिएगा। लिख लिया इसको? अगर लिख लिया हो तो आज की क्लास फिर यहाँ पर ही ओवर करेंगे। कल हम लोग देखेंगे जो संसद की बैठक, जो मीटिंग होती है, उसके बारे में देखेंगे कि मीटिंग कैसे चलती है, उसमें किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, जो आपने सुना होगा अक्सर तारांकिक प्रश्न, तारांकिक प्रश्न, या फिर आप लोगों ने सुना होगा इस तरह से प्रश्नकाल क्या होता है, शून्यकाल क्या होता है। प्रश्नकाल और शून्यकाल के बारे में देखेंगे, प्रश्नों के बारे में देखेंगे, तारांकिक, अतारांकिक प्रश्न क्या होते हैं, अल्प सूचना के प्रश्न क्या होते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग कल सब विस्तार में बात करेंगे। और फिर
आपको बताएँगे कि जैसे सदन के अंदर कार्यवाही चलती है, तो उसमें प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन, तृतीय वाचन क्या व्यवस्था होती है, कैसे प्रस्ताव प्रस्तुत करके कैसे पारित किया जाता है, वो सारी चीज़ें आप लोगों को समझा दी जाएँगी, ओके? विस्तार में सभी चीज़ें बताई जाएँगी। तो कल फिर हम लोग क्लास करेंगे क्योंकि समय हो गया है, 10 बज चुके हैं, तो आज की क्लास यहाँ पर ही ओवर करनी पड़ेगी। चलिए इधर का भी लिख लीजिए, इधर का छूट गया होगा तो। लिख लिया? तो जिन लोगों ने लिख लिया वो लोग जा सकते हैं, शुभ रात्रि। और जिन लोगों ने नहीं लिखा है वो जल्दी से लिख लीजिएगा। ज्योति जी बोल रहे हैं गुड नाइट, वेरी वेरी गुड नाइट। जितेंद्र जी भी बोल रहे हैं गुड नाइट, वेरी वेरी गुड नाइट सभी लोगों के लिए। चलिए सभी लोगों के लिए फिर शुभ रात्रि। रविंद्र जी भी बोल रहे हैं गुड नाइट, वेरी गुड नाइट। सभी लोगों के लिए शुभ रात्रि। फिर हम लोग मिलते हैं कल। कल भी हम लोग काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे, ओके? तो चलिए आज का क्लास क्लास यहाँ पर ही फिनिश कर देते हैं। सभी लोगों के लिए शुभ रात्रि।